हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स अडल्ट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई, सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। पार्ट 3 हम डिस्कस कर रहे हैं आज आरबीडब्ल्यू के यूनिट नंबर 26 और इस यूनिट का नाम है अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स और आरबीडब्ल्यू में मॉड्यूल डी की लास्ट यूनिट है और हम आपके लिए लेकर आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो आप सभी को मिलने वाले हैं सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम बेहतर लेवल की हो। एंड आप सभी को आरबीडब्ल्यूएम में रिटेल बैंकिंग में एंड वेल्थ मैनेजमेंट में टारगेट बना के चलना है कि मुझे कम से कम 60 प्लस स्कोर करना है, कम से कम 60 प्लस नंबर मुझे लेकर आने हैं आरबीडब्ल्यूएम में। यह टारगेट आप सभी को बनाकर चलना है, तभी आप जेआईबी के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल टाइम में क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि सबसे लास्ट पेपर यही रहता है, सबसे आखिरी पेपर यही रहेगा और जो लास्ट पेपर है वही उसी से पता चलता है कि जेआईबी क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर 60 प्लस मार्क्स का टारगेट बना के रखोगे तो इजीली आप यहां पर इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल टाइम में क्लियर कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। हु इज एलिजिबल टू ज्वाइन अटल पेंशन योजना एपीवाई? ऑप्शन नंबर ए कहता है ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया विद ए क्रेडिट कार्ड। बी कहता है सिटीजन ऑफ इंडिया एज बिटवीन 20 to 50 ईयर्स विद सेविंग बैंक अकाउंट। सी कहता है ऑल सीनियर सिटीजन इन इंडिया। एंड डी कहता है ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया विद ए सेविंग बैंक अकाउंट एज बिटवीन 18 to 40 ईयर्स। तो भाई अगर अटल पेंशन योजना की बात करें, हम लोग एपीवाई की बात करें यहां पर, तो जिस पर्सन की एज 18 to 50 ईयर्स 40 ईयर्स के बीच में है, जिनकी एज 18 से 40 साल के बीच में है, तो वो यहां पर इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। उन्हें इसको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन अवेलेबल? तो यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया था कि जो भी पर्सन यहां पर अटल पेंशन योजना को ज्वाइन करेगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अपना एक कंट्रीब्यूशन अमाउंट अवेल कराएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगी, है ना, इनिशियल लेवल पर इस स्कीम को प्रमोट करने के लिए। तो यहां पर फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2015-16 टू 2019-20 या अंटिल द सब्सक्राइबर रीच द एज ऑफ 60 ईयर्स। इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर हम लोग टिक करें? तो भाई यहां पर अगर मैं हाउ मेनी ईयर्स की बात करूं, है ना, कितने सालों की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में जब ये स्कीम लॉन्च हुई उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि 5 ईयर्स 5 साल के लिए हम यहां पर आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, 2015-16 से लेकर 2019-20 तक। तो अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन अवेलेबल नहीं है अगर कोई 2024 में देख रहा है तो, है ना। अगर कोई अब सब्सक्राइब करेगा अब यहां पर कोई कंट्रीब्यूशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन उस टाइम पर ये अवेलेबल था। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है यहां पर, है ना, व्हाट हैपेंस अंडर अटल पेंशन योजना स्कीम व्हेन द सब्सक्राइबर कंप्लीट 60 ईयर्स? जब यहां पर सब्सक्राइबर की तरफ से, सब्सक्राइबर की साइड से अगर 60 ईयर्स 60 साल का समय कंप्लीट कर लिया जाता है तो अटल पेंशन योजना में उस टाइम पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ठीक है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो उस केस में इसमें क्या होगा, यहां पर क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी, क्या कंडीशंस देखने को मिलेगी। तो 60 ईयर्स कंप्लीट होने पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से गारंटीड जो पेंशन अमाउंट है वो मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो गारंटीड पेंशन अमाउंट अवेलेबल यहां पर रहती है। तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे। जो सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर विल रिसीव द गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन और हायर मंथली पेंशन बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। ओके, तो इसमें किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है यहां पर, इस क्वेश्चन को देखिए। व्हाट इज द इंसेंटिव गिवन बाय बैंक्स फॉर प्रमोशनल एफर्ट्स व्हेन द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर अंडर अटल पेंशन योजना विद ईच बैंक इज मोर देन 3 लाख एंड अप टू 5 लाख? तो अगर यहां पर 3 लाख से 5 लाख के बीच में है, ठीक है, जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर है अटल पेंशन योजना में,
बैंक के साथ में 3 लाख से ज़्यादा है और लेकिन अप टू 5 लाख है, 5 लाख से कम है। तो ऐसे केस में अगर हम प्रमोशनल एफर्ट्स की बात करते हैं तो क्या इसमें बेनिफिट मिलेगा, क्या इसमें फ़ायदा मिलेगा यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 20 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा, बी कहता है 30 रुपीज़, सी कहता है 40 रुपीज़ एंड डी कहता है यहाँ पर 50 रुपीज़। तो क्या बेनिफिट मिलने वाला है? तो भाई ऐसे केस में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा सी के ऊपर टिक करेंगे। 40 रुपीज़ 40 रुपये का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, 40 रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा इसमें। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि अगर आप यहां पर देखेंगे कि वो कौन सा इनिशिएटिव है, अंडर विच इनिशिएटिव इज इंडियन गोल्ड कॉइन ब्रॉट टू द पब्लिक, है ना, जो इंडियन गोल्ड कॉइन है उसको यहां पर पब्लिक के लिए लेकर आए, है ना, जो यहां पर इंडियन गोल्ड कॉइन है वो किसके लिए, यहां पर पब्लिक के लिए अवेलेबल है। तो इसमें अगर हम इनिशिएटिव की बात करते हैं, क्या इनिशिएटिव लिया गया, तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को चला गया, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चला गया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला गया, या स्किल इंडिया प्रोग्राम यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से रन किया गया। तो अगर आप इंडियन गोल्ड कॉइन की बात करें जो पब्लिक के लिए आया, तो इसके लिए इसको यहां पर मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत यहां पर लॉन्च किया गया। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ने बोला कि जिस व्यक्ति को भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, गोल्ड खरीदना है, ठीक है, तो ऐसे केस में यहां पर इंडिया गोल्ड कॉइन्स बैंक ब्रांचेस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो आप उसको यहां पर बाय कर सकते हैं, आप उसको खरीद सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर इसमें देखेंगे, हु हैज बीन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई द इंडियन गोल्ड कॉइन्स टू द डोमेस्टिक मार्केट। तो जो डोमेस्टिक मार्केट में इंडिया गोल्ड कॉइन्स आए, इसको आईजीसी भी कहते हैं, है ना, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसको शॉर्ट में आईजीसी के नाम से भी जाना जाता है यहां पर, ठीक है, इसको आईजीसी भी कहते हैं। तो ये किसने, कौन लेकर आया यहां पर, है ना, किसने इसको प्रेजेंट किया, इसको यहां पर कौन बना के यहां पर मार्केट में बेच रहा है, मार्केट में सेल कर रहा है ना, उसको आपको पहचानना है, उसको आपको बताना है। ओके, तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम आता है। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि ये काम आरबी कर रहा है, यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये काम किया जा रहा है। बी कह रहा है इंडियन मिंट कॉर्पोरेशन ये काम कर रही है यहां पर। सी कह रहा है एमएमटीसी, है ना, एमएमटीसी ये काम कर रही है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये काम किया जा रहा है। तो इनमें से कौन सा है, तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, एमएमटीसी, है ना, एमएमटीसी मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कौन है यहां पर, ये है मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसी के द्वारा यहां पर ये सिक्के ढालने का काम हो रहा है, यही सिक्के ढाल रही है यहां पर। चलिए अगर इसी में हम लोग देखें, ये जो इंडियन गोल्ड कॉइन्स हैं, अगर हम इनकी प्योरिटी और फाइननेस की बात करते हैं, तो ये कितने प्योर है यहाँ पर, है ना, कितने प्योर हैं, कितने फाइन है यहाँ पर। अगर कोई कॉइन्स को परचेज करता है बैंक ब्रांच के थ्रू, तो ये 20 कैरेट के हैं एंड 957 फाइननेस के हैं, 20 कैरेट के हैं 850 फाइननेस रहेगा, 24 कैरेट के हैं 999 फाइननेस हैं, या 23 कैरेट के हैं 980 फाइननेस यहाँ पर। तो अगर आप ये इन इंडियन गोल्ड कॉइन्स को आप देखेंगे तो ये 24 कैरेट्स के हैं, 24 कैरेट का गोल्ड है यहाँ पर, एंड प्योरिटी की बात करते हैं तो 999 फाइननेस प्योरिटी में इनकी काउंटिंग होती है। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, व्हाट विल द गोल्ड यूज्ड फॉर द इंडियन गोल्ड कॉइन आईजीसी बी सोर्स फ्रॉम। अगर मैं यहां पर किसकी बात करूं, जो भी गोल्ड यूज हो रहा है, जो भी गोल्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, इंडियन गोल्ड कॉइन्स आईजीसी, इट बी सोर्स फ्रॉम, इसका सोर्स क्या है यहां पर, तो इंडिया गोल्ड कॉइन्स के लिए गोल्ड आएगा कहां से, है ना, ये आ कहां से रहा है जिससे ये सिक्के ढालने का काम हो रहा है। तो जो इंटरनेशनल गोल्ड रिजर्व है वहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, जो लोकल गोल्ड माइनर्स हैं वहां से परचेज कर रहे हैं, मोबिलाइज डोमेस्टिकली अंडर द एग्जिस्टिंग गोल्ड डिपॉजिट स्कीम जीडीएस, या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, या डोनेशंस फ्रॉम द इंडियन टेम्पल्स। तो अगर आप देखेंगे जो ये इंडियन गोल्ड कॉइन्स में जो गोल्ड आ रहा है यहाँ पर,
है ना, इसको यहां पर डोमेस्टिकली मोबिलाइज किया जा रहा है। जो भी एग्जिस्टिंग गोल्ड है, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम है या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत जो भी गोल्ड आ रहा है उसी को यहां पर कॉइन्स बना बना के, है ना, डोमेस्टिकली बेचा जा रहा है। तो इसको यहां पर सर्कुलरेशन में लेकर आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एज ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड विच डिमोन्स्ट्रेट आर द इंडियन गोल्ड कॉइन्स आईजीसी अवेलेबल इन, है ना। अभी हम जो यहां पर इंडियन गोल्ड कॉइन के बारे में बात कर रहे थे, तो जो गोल्ड कॉइन्स हैं ये किस डिनोमिनेशंस में अवेलेबल हैं, है ना, यानी कितने ग्राम तक के जो कॉइन्स हैं वो मिल जाएंगे। तो ए बी सी डी में से आपको चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1 ग्राम एंड 2 ग्राम, बी कहता है 5 ग्राम एंड 20 ग्राम, सी कहता है 10 ग्राम 50 ग्राम, डी कहता है 5 ग्राम एंड 10 ग्राम। यहां पर तो अगर आप यहां पर देखेंगे जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो आपको 5 ग्राम एंड 10 ग्राम के भी मिल जाएंगे। 5 ग्राम और 10 ग्राम के भी यहां पर जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो अवेलेबल हैं, वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो आंसर कौन सा होगा, डी। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट अदर देन बैंकिंग प्रोडक्ट बाय द बैंक्स। तो यहां पर जो बैंकिंग प्रोडक्ट हैं, अगर आप क्या देखेंगे, जो बैंकिंग प्रोडक्ट है जिसमें कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लेंडिंग करना, लोन देना, इन्वेस्टमेंट करना, है ना, ये सब यहाँ पर नॉर्मली बैंकिंग का पार्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर बैंक कुछ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी सेल कर रहा है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी बैंक बेच रहा है, और जिसमें यहाँ पर रिस्क फ्री प्रॉफिट बैंक के लिए जनरेट हो रहा है, बैंक के लिए रिस्क फ्री प्रॉफिट जनरेट होकर आ रहा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो टर्म है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो हाइब्रिड बैंकिंग आ जाएगा, एक्सटेंडेड बैंकिंग आ जाएगा, पैरा बैंकिंग आ जाएगा, मेटा बैंकिंग आ जाएगा, क्या बोलेंगे इसको। तो इसको यहां पर किस नाम से जाना जाएगा, तो इट इज नोन एज पैरा बैंकिंग। तो पैरा बैंकिंग के नाम से इसको जाना जाएगा। तो इसमें हम यहां पर सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है यहां पर, हाउ डू बैंक्स मार्केट इंश्योरेंस पॉलिसीज टू ग्रुप्स, है ना। बैंक की तरफ से यहां पर जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो ग्रुप में इशू होती हैं, ग्रुप में शेयर की जा, है ना, ग्रुप में भी इशू करता है बैंक, है ना। जैसे कंपनीज, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टाफ के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज लेती हैं, बैंक अपने स्टाफ के लिए पॉलिसीज लेता है यहाँ पर। तो बैंक बाय पॉलिसीज देमसेल्फ एंड रीसेल टू ग्रुप, बैंक एक्ट एज द परचेज ऑफ पॉलिसीज फॉर ए क्लियरली डिफाइंड ग्रुप ऑफ अकाउंट होल्डर्स। सी कहता है बैंक्स कोलैबोरेट विद इंश्योरेंस कंपनीज टू क्रिएट ग्रुप स्पेसिफिक पॉलिसीज, एंड डी कहता है बैंक ओनली प्रोवाइड पॉलिसीज टू ग्रुप विच विद ए मिनिमम साइज ऑफ 1000 मेंबर। तो यहां पर बैंक एक्टिव परचेसर ऑफ द पॉलिसीज फॉर ए क्लियरली डिफाइंड ग्रुप ऑफ अकाउंट होल्डर्स, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, तो वहां पर बैंक मास्टर पॉलिसी होल्डर कहलाता है ना। जो भी यहां पर सब्सक्राइबर है वो बैंक के पास में जाकर इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, ठीक है, बैंक उसको इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करता है, और उसके बाद में तो अगर कस्टमर को, उस पर्सन को अगर फ्यूचर में यहां पर क्लेम भी करना है वो बैंक के थ्रू ही क्लेम करेगा, बैंक के थ्रू ही यहां पर डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे तो ये है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक क्रॉस सेलिंग फी बेस्ड प्रोडक्ट। तो बैंक यहां पर क्रॉस सेलिंग करता है ना, बैंक की तरफ से क्रॉस सेलिंग किया जाता है, एंड फी बेस्ड इनकम बैंक के लिए जनरेट होती है यहां पर। जैसे कोई कस्टमर बैंक के पास में सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कराने आया, और उस कस्टमर को हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को सब्सक्राइब करा दिया, या अटल पेंशन योजना, म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस उसको सब्सक्राइब करवा दिया साथ में। तो हमने क्या किया, सेविंग अकाउंट के साथ साथ उसको एक और प्रोडक्ट यहां पर डिलीवर कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं यहां पर क्रॉस सेलिंग। तो क्रॉस सेलिंग में बैंक के लिए जो रेवेन्यू है, बैंक के लिए जो इनकम है, रिस्क फ्री इनकम बैंक के लिए जनरेट होती है। तो ऑगमेंट देयर रेवेन्यू स्ट्रीम एंड इंप्रूव पर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहां पर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी बैंक के लिए इंक्रीज हो जाती है, बैंक के लिए यहां पर जो रिस्क फ्री प्रॉफिट है वो जनरेट हो जाता है, तो बैंक के लिए एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम यहां पर ओपन हो जाता है। तो ये एक बड़ा जो बेनिफिट है वो बैंक को इसमें मिलता है। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डज ए डीमैट अकाउंट प्राइमरी फैसिलिटेट।
अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट है और अगर आप डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डीमैट अकाउंट का यूज कर रहे हैं, तो इसकी फैसिलिटीज के बारे में आपको जानकारी होगी, इसकी फैसिलिटीज के बारे में आपको पता होगा। तो आपको बताना है कि यहां पर जो डीमैट अकाउंट है वो किस तरीके से फैसिलिटेट करता है, क्या फैसिलिटी मिलती है उसमें। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ये फैसिलिटेट लोन प्रोसेस बाय होल्डिंग कोलैबोरेशंस इंफॉर्मेशन, कोलेटरल इंफॉर्मेशन, होल्डिंग कोलेटरल इंफॉर्मेशन। एंड उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी कहता है होल्ड बैंक शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सी कहता है प्रोवाइड ए स्पेस फॉर बैंक टू होल्ड एक्स्ट्रा कैश रिजर्व। एंड वहीं पर अगर आप डी को देखेंगे, अनेबल्स द होल्डिंग ऑफ शेयर्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आफ्टर डीमेटलाइजेशन। इनमें से हम कहां पर टिक करें, इनमें से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा ए बी सी डी में से। तो भाई यहां पर है ना, जो हम टिक करेंगे किसके ऊपर, डी के ऊपर टिक कर देंगे। अनेबल्स द होल्डिंग ऑफ शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आफ्टर डीमेटलाइजेशन। तो जब यहां पर डीमेटलाइजेशन हो जाता है, यानी फिजिकल फॉर्म में जो सिक्योरिटीज हैं किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उनका कन्वर्जन हो जाता है, तो उस केस में है ना, वहां पर आप देखोगे बैंक क्या करता है, जो डिपॉजिटरी है वो क्या करती हैं, इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेबिट है ना, कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर देती है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड रहती है, और वहीं फिर उसके डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज डेबिट क्रेडिट होती रहती है। तो अगर आप देखोगे इंडिया में जो डीमैट से रिलेटेड सर्विसेज हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज रहती हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइड करती है डिपॉजिटरीज। और इंडिया में दो ही डिपॉजिटरी हैं, एक का नाम NSDL और एक का नाम है CDSL। कमेंट करके बताओ कि दोनों का पूरा नाम क्या है, NSDL का फुल फॉर्म क्या है और CDSL का फुल फॉर्म क्या है। ये मैंने आपको क्लासेस में बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 को दिखाता हूं। हु प्राइमरली बेनिफिट फ्रॉम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ऑफर्ड बाय द बैंक्स। तो बैंक की तरफ से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर की जाती हैं, तो उसका प्राइमरी बेनिफिट क्या है, उसका प्राइमरी फायदा क्या है यहाँ पर। तो न्यू बैंक अकाउंट होल्डर यहां पर मिल जाएगा बैंक को, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बैंक को मिल जाएगा, दो सीकिंग टू ओपन ए डीमैट अकाउंट, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस उन्हीं को प्रोवाइड की जाती है जो वेल्दी पर्सन होते हैं, जिनके पास में अच्छी खासी वेल्थ होती है, उनको ये सर्विस मिलती है। तो ऐसे केस में हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी जो लोग HNI की कैटेगरी में आते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जो सर्विसेज है वो अवेलेबल रहती है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, हु इशू दी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अभी आपने देखा होगा है ना, फेब मंथ में, फरवरी में जो SGB है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को इशू किया गया था, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को जारी किया गया था। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू कौन करता है, इसको जारी करने का काम किसका है। तो म्यूचुअल फंड हाउस करते हैं, इंडिविजुअल बैंक्स करते हैं, या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो करता है यहाँ पर। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है, किसके बिहाफ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके बिहाफ पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को इशू करने का काम करता है। यहाँ पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की ऑफिसर अड्डा 24/7 पर एक कंप्लीट वीडियो भी अवेलेबल है ना, तो सर्च करना SGB है ना, ऑफिसर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में जाके सर्च करना, तो आपको वहां पर एक कंप्लीट वीडियो भी मिल जाएगी, जिसमें मैंने पूरी डिटेल में आपको SGB के बारे में बताया है। तो दीज आर दी सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है, जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है। एंड इसके साथ साथ अगर आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, और हम RBWM रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की जो पेड क्लासेस हैं वो आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड कर रहे हैं, और RBWM की पेड क्लासेस आपको डेली मिल जाएगी कहां पर, तो इसके लिए आपको JAIIB का महापैक सब्सक्राइब कर लो है ना, उसमें आपको ये सारी क्लासेस डेली बेसिस पर मिल जाएंगी, ईच एंड एवरी है ना, लाइव क्लासेस मिलेंगी, और हर लाइव क्लास का हम रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको प्रोवाइड करते हैं, यू कैन वॉच एनी टाइम एनीवेयर। GIB महापैक 2.0 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर ये पूरा टॉपिक मैंने कंप्लीट कवर कराया था है ना, 4 क्लासेस में जाकर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ पूरा का पूरा, क्योंकि काफी लेंथी टॉपिक है, एंड इसके क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी करवा दी है यहाँ पर। तो GIB के महापैक 2.0 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली एनरोलमेंट कर लीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। ऑफिसर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई, सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है।
हम लगातार आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं RBWM की, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की हम आपको रेगुलर बेसिस पर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे के पूरे GIB के एग्जाम को फर्स्ट टाइम सिंगल टाइम में क्लियर करवा सकता है। तो लेकिन इसके लिए आपको डेडिकेशन के साथ में प्रिपरेशन करनी होगी, डेडिकेशन के साथ में तैयारी करनी होगी और टारगेट बना के चलना पड़ेगा कि मुझे कम से कम इस सब्जेक्ट में 60+ स्कोर करना ही करना है। और इसको लेकर हम डेली बेसिस पर RBWM की रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की हम आपको पेड क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली बेसिस पर आपको पेड क्लासेस भी मिल रही हैं। एंड अगर आप इन पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड क्लासेस कहां पर मिलेंगी? GIB के महापैक 2.0 है ना, GIB के महापैक 2.0 में एनरोलमेंट कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्लिक कीजिए, एनरोलमेंट कर लीजिए और तुरंत अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो, सो दैट अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें आप 60+ स्कोर कर सकें, क्योंकि ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करना बहुत जरूरी है। और इसी में आज जिस टॉपिक के बारे में हम आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो है मॉर्गेज एडवाइस। तो RBWM यूनिट नंबर 29 एडिशनल रीडिंग मटेरियल का पार्ट है और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए आ रहे हैं, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है? व्हाट इज द रेगुलेटरी स्टेटस ऑफ द मॉर्गेज एडवाइस प्रोफेशन इन इंडिया? अगर आप देखोगे, है ना, अगर आप यहां पर चेक करोगे कि जो रेगुलेटरी स्टेटस है वो क्या है, व्हाट इज द रेगुलेटरी स्टेटस ऑफ द मॉर्गेज एडवाइस प्रोफेशन इन इंडिया, है ना, उसका स्टेटस अभी क्या है यहां पर। ये मैंने आपको क्लास में भी डिस्कस किया था, क्लास में बताया था। तो आप में से जिन्होंने क्लास अटेंड की हुई है बड़े आराम से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है इट इज हाईली रेगुलेटेड विद स्ट्रिक्ट एंट्री बैरियर्स एंड ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ते हैं। इट इज कैरिड आउट विदाउट एनी रेगुलेशंस एंड एंट्री बैरियर्स और ए कोड ऑफ कंडक्ट। सी कहता है इट इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट बट डज नॉट रिक्वायर लाइसेंसिंग। डी कहता है इट इज सेल्फ रेगुलेटेड बाय द इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो अभी इंडिया में जो मॉर्गेज एडवाइस प्रोफेशन है ना, वो ना तो रेगुलेटेड है, ना ही कोई एंट्री बैरियर है, ना ही इसके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट यहां पर एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप मॉर्गेज एडवाइस को देखेंगे अभी इंडिया में, है ना, तो आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स बैठे हुए हैं। क्या उन्हें कोई लाइसेंस लेना पड़ता है? क्या उन्हें कहीं पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? क्या उनको कोई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने होते हैं? बिल्कुल नहीं यहाँ पर, क्योंकि अभी ये इंडिया में रेगुलेशंस में है ही नहीं। लेकिन यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो वहां पर ये जो मॉर्गेज एडवाइस प्रोफेशन है दिस इज रेगुलेटेड। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द होम इंफॉर्मेशन पैक्स इंट्रोड्यूस इन यूके फ्रॉम 1 अगस्त 2007? तो यूके के अंदर 1 अगस्त 2007 से होम इंफॉर्मेशन पैक इंट्रोड्यूस कर दिए गए। तो ये जो होम इंफॉर्मेशन पैक है ये किससे रिलेटेड रहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है दे आर मैंडेटरी फॉर ऑल होम सेलर इन इंडिया टू प्रोवाइड डिटेल प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन टू बायर्स। तो इंडिया से तो इसका कोई मतलब है ही नहीं यहां पर, है ना। दे रिप्रेजेंट एज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मॉर्गेज एडवाइस सर्विस इन द यूके, है ना। यहां पर मॉर्गेज एडवाइस से रिलेटेड भी नहीं है, ये भी गलत है। दे आर एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रॉपर्टी टू पोटेंशियल बायर विच इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। तो यूके के अंदर जो भी यहां पर पोटेंशियल बायर होता है उसको प्रॉपर्टी की कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो ये होम इंफॉर्मेशन पैक में अवेलेबल रहता है। एंड ठीक है, तो यूके के अंदर जो बड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, जो बड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं 3-4 बेडरूम से बड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें ये मैंडेटरी है वहां पर। तो इसमें हम किसके ऊपर? सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ए होम इंफॉर्मेशन पैक टू बायर्स इन द यूके? अगर मैं किसकी बात करूं, प्राइमरी पर्पस की बात करूं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस, है ना, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ए होम इंफॉर्मेशन पैक टू बायर्स इन द यूके? यूके के अंदर जो बायर्स को होम इंफॉर्मेशन पैक प्रोवाइड किया जाता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पर? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है टू इंक्रीज द प्रॉपर्टीज मार्केट वैल्यू बाय शोकेसिंग इट्स एंट्री एफिशिएंसी। बी कहता है टू प्रोवाइड एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉपर्टी अनेबलिंग बायर टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सी कहता है टू लीगली बाइंड द सेलर टू द कंडीशंस स्टेटेड इन द पैक।
एंड वहीं पर डी कहता है टू रिड्यूस दी नीड फॉर बायर्स टू कंडक्ट देयर ओन प्रॉपर्टी इंस्पेक्शंस। इनमें से किसके ऊपर टिक किया जाए? तो हमारा जो होम इंफॉर्मेशन पैक है टू बायर्स इन द यूके, है ना, उसके अगर हम प्राइमरी पर्पस की बात करते हैं, प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग होम इंफॉर्मेशन, तो आंसर हो जाएगा इसमें बी, है ना, टू प्रोवाइड एसेंशियल इंफॉर्मेशन। प्रॉपर्टी की जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है वो यहां पर प्रोवाइड की जाए जिसमें होम हीटिंग वगैरह से रिलेटेड होती है, सो दैट यहां पर बायर्स को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और जब बायर को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो बायर यहां पर इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सके, बायर इंफॉर्म डिसीजन यहां पर अप्लाई कर सके। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा? इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है यहां पर, ठीक है, ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपल्सरी डॉक्यूमेंट इंक्लूडेड इन द होम इंफॉर्मेशन पैक, है ना। अगर मैं किसकी होम इंफॉर्मेशन पैक की बात करूं तो इनमें से कौन सा है जो यहां पर कंपल्सरी नहीं है? सेल्स स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टी, एविडेंस ऑफ टाइटल टू प्रूव दैट द सेलर ओन्स द प्रॉपर्टी। सी कहता है होम कंडीशन रिपोर्ट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल कंडीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। डी कहता है एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द होम। तो यहां पर यूके में, है ना, जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें ठंड बहुत होती है वहां पर, है ना, बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर घरों को हीट करना होता है ना, हीटिंग सिस्टम लगे रहते हैं जो घर हैं उसमें। तो ऐसे केस में जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्टिफिकेट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर, ठीक है। तो अगर आप कौन सा कंपलसरी नहीं है तो यहां पर एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट, है ना, ये तो वहां चाहिए, ठीक है। एविडेंस टू टाइटल टू प्रूव सेलर ओन्स द प्रॉपर्टी, ये भी चाहिए। सेल्स स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग बेसिक इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी की, वो भी चाहिए यहां पर। बट होम कंडीशन रिपोर्ट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल कंडीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी की फिजिकल कंडीशंस क्या है ये उसमें मेंशन नहीं रहती है, एंड दिस इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। अदरवाइज ए, बी एंड डी ये तीनों चीजें उसमें प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है यहां पर? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोर फ्रीक्वेंट कंपाउंडिंग ऑन द फाइनल प्रिंसिपल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि फाइनल जो प्रिंसिपल है वो डिक्रीज एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इंक्रीज। बी कहता है कि जो फाइनल प्रिंसिपल है रिमेन द सेम रिगार्डलेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। सी कहता है द फाइनल प्रिंसिपल इंक्रीज एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इंक्रीजेस। डी कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग हैज नो इफेक्ट ऑन द फाइनल प्रिंसिपल। इनमें से किसके ऊपर टिक किया जाए? तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा? हमारा जो आंसर है इसमें हो जाएगा सी। जो फाइनल प्रिंसिपल है ना, अगर मैं किसकी फाइनल प्रिंसिपल की बात करूं, फाइनल प्रिंसिपल इंक्रीज एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इंक्रीजेस। तो यहां पर जो फाइनल प्रिंसिपल है, फाइनल प्रिंसिपल इंक्रीज कर देता है जैसे ही यहां पर कंपाउंडिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होती है, कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है यहां पर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है हमारा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दी रूल 72, है ना, किसकी बात कर रहे हैं? जो रूल 72 है, हाउ मेनी ईयर्स वुड इट टेक फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 एट एन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ 4% टू डबल। अगर यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% का है, एंड 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो कितने समय में ये मनी डबल हो जाएगी, कितने टाइम पीरियड में ये डबल हो जाएगा यहां पर? तो इसके लिए सिंपली हमें करना क्या है, यहां पर रूल 72 क्या कहता है कि अगर आपको टाइम निकालना है कितने समय में डबल हो जाएगा, तो 72 को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4% यहां पर, ठीक है, 4%। तो यहां पर, है ना, जब 4 से इसको डिवाइड करोगे आप, ठीक, यहां पर कितना आ जाएगा? 18 ईयर्स आ जाएगा, 18 साल आ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो 72 जो 72 है उसको 4% से आप डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 72 को 4 से डिवाइड करोगे 18 ईयर्स आ जाएगा। यानी वो 500 रुपए को 1000 रुपए बनने में या डबल होने में 18 ईयर्स का 18 साल का यहां पर टाइम पीरियड लगेगा, है ना, 18 ईयर्स लगेंगे उस पैसे को डबल होने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? अगर आप किस क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 लाख इन्वेस्टेड फॉर 6 ईयर एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 11% पर एनम, है ना। अगर यहां पर कोई
1 लाख रुपए है ना, कोई 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपए की अमाउंट है, एंड उसको यहां पर दैट इज इन्वेस्टेड फॉर 6 ईयर, 6 साल के लिए उसको इन्वेस्टमेंट किया गया है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% पर एनम, 11% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है। तो 11% को जब यहां पर आप मेंशन करोगे तो 11% को क्या करोगे आप, तो इसको 100 से आप डिवाइड कर दोगे, है ना, आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.11, है ना, इसको क्या बोलेंगे 0.11। और अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी यहां पर प्रेजेंट वैल्यू है ना, उसमें 1 प्लस आर की पावर एन कर देंगे। और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू है 1 लाख रुपए, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपए, 1 प्लस आर कितना है आपके पास में 0.11 है, 0.11, और एन है यहां पर आपके पास में 6, तो पावर हो जाएगी 6 यहां पर। तो 1 लाख, ठीक है, 1.11 की पावर 6 आ जाएगा यहां पर। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहां पर 1,87,000, है ना, 1,87,000। दिस इज द अप्रोक्स वैल्यू, है ना, ये क्या होगी यहां पर 1,80,000 जो है अप्रोक्स वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे यहां पर। ओके, तो यहां पर जो कैलकुलेटर है वो आपका अच्छा खासा रोल प्ले करेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एमएस एक्सेल फंक्शन फॉर कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू। जो एमएस एक्सेल है उसका इस्तेमाल किया जाता है, एमएस एक्सेल का यूज करते हैं यहां पर कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। व्हाट डज द पैरामीटर टाइप इंडिकेट, है ना, जो पैरामीटर टाइप है यहां पर वो किस चीज को इंडिकेट करेगा। तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास में, आज मैं आपके साथ में बात करने वाला हूं इसको लेकर। तो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरेस्ट रेट, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स फॉर द इन्वेस्टमेंट। सी कहता है वेदर द कैश फ्लो अकर्स एट बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ, अगर है ना, एट द एंड जीरो ऑफ द पीरियड, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो अगर एमएस एक्सेल में फंक्शंस की बात करते हैं यहां पर, तो कैश फ्लो की बात करते हैं, कैश फ्लो कब यहां पर रिसीव हो रहा है, ठीक है, इन्वेस्टर के पास में कैश फ्लो कब आ रहा है, कैश फ्लो उसके पास में बिगिनिंग में ही आ रहा है ना, ईयर जो टाइम पीरियड है ईयर है उसके बिगिनिंग में आ रहा है या यहां पर एंड में आ रहा है। तो अगर बिगिनिंग में आ रहा है तो 1 से इंडिकेट होगा, अगर एंड में आ रहा है तो 0 से इंडिकेट होगा, यहां पर उस चीज को ये डिफाइन करता है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, इसमें सी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, एंड क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है यहां पर, which of the following is not excluded from the definition of capital assets for the purpose of capital gain tax, है ना। अगर यहां पर कैपिटल गेन टैक्स की बात करते हैं, जब कैपिटल गेन टैक्स को कैलकुलेट करने की बात आते हैं, तो इनमें से कौन सा है जो नॉट एक्सक्लूडेड, है ना, दैट इज नॉट एक्सक्लूडेड, यानी मतलब उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा जब यहां पर किसी कैपिटल एसेट्स में कोई भी जो कैपिटल एसेट्स है और उसमें अगर कोई कैपिटल गेन हुआ है, कैपिटल गेन टैक्स की बात होती है, तो दैट इज, तो एग्रीकल्चर लैंड लोकेटेड विद इन 2 किलोमीटर्स ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी विद ए पॉपुलेशन ऑफ 15,000, है ना, तो दिस इज नॉट एक्सक्लूडेड। अगर ऐसा कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपको, इन केस ऑफ कैपिटल एसेट्स प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ गिफ्ट, है ना, या विल, वसीयत के थ्रू या गिफ्ट के थ्रू कोई अगर कैपिटल एसेट्स रिसीव हुई है यहां पर, तो हाउ इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग डिटरमाइंड फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। तो यहां पर जो कैपिटल गेन है उसको कैलकुलेट करने के लिए, जो भी कैपिटल गेन है उसको कैलकुलेशन करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए, तो आप मुझे यहां पर बताइए कि इन केस ऑफ कैपिटल एसेट रिसीव्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट या विल, है ना, हाउ इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड जो पीरियड है होल्डिंग डिटरमाइन फॉर द कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। तो यहां पर हमारे पास में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है कि जिस रेट पर किसी एसेट को, किसी प्रॉपर्टी को आप बाय कर रहे हैं, जिस रेट पर आप उसको खरीद रहे हैं, वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाती है। आप ठीक है, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज द मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट
एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द होल्डिंग स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट। बी कहता है द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग आर बोथ कंसीडर एज नील, दोनों को नील कंसीडर किया जाएगा। सी कहता है द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर एंड द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय द प्रीवियस ओनर। डी कहता है कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है यहाँ पर, है ना, अगर मैं किसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करूं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज द मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर बाय द प्रीवियस ओनर एंड द पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर टू द रेसिडेंट। तो इनमें से किसके ऊपर टिक करें? तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें कौन सी हो जाएगी? जो यहां पर प्रीवियस ओनर ने जिस रेट पर उसको एक्वायर किया था। एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग इज कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो जिस डेट में उसको एक्वायर किया गया है वहां से उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट होना शुरू हो जाएगा जब उससे प्रीवियस ओनर ने अपने पास में होल्ड किया था, वहीं से उसकी पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन है वो होती चली जाएगी। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन को लेकर। तो दीज आर दी सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है एंड मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। और ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपके पास में जीआईबी का महापैक 2.2 है तो उसमें इस टॉपिक को आप देख सकते हैं। वहां पर ये टॉपिक हम आपके साथ में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में बातें कर रहे हैं आपके साथ में। और अगर आप RBWM रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं और एग्जाम को पास करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो है कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की रिक्वायरमेंट होती है एंड दैट इज बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है यहाँ पर, तभी आप एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे। तो जीआईबी का महापैक 2.0 वन स्टॉप सॉल्यूशन है प्रिपरेशन करने के लिए, तैयारी करने के लिए। इसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा? इसके लिए सिंपली आपको, है ना, विजिट करना होगा। कहां पर? सिंपली आपको विजिट करना होगा adda247.com पर। जितने कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। लगातार हम आपको RBWM की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। RBWM रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की जो पेड क्लासेस हैं वो आप तक लगातार पहुंच रही हैं। और रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में हमेशा टारगेट बना के चलो कि मुझे कम से कम 60 प्लस स्कोर करना है, 60 प्लस नंबर मुझे लेके आने हैं। अगर आप 60 प्लस स्कोर कर लेते हैं RBWM में तो मान के चलिए कि एग्जाम को आप फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में कवर कर लेंगे। तो यहां पर जिस टॉपिक के आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन RBWM की यूनिट नंबर 26 है और यही जो यूनिट है हम आपको पेड क्लासेस में करा रहे हैं। तो इसी यूनिट को हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है ना, इस क्वेश्चन को देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने स्क्रीन पर है, यही टॉपिक हमने डिस्कस किया था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। व्हाई हैव बैंक्स बीन कंपेल्ड टू लुक फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटीज बियॉन्ड देयर कोर एक्टिविटीज? बैंक आज के समय में अपनी जो कोर एक्टिविटीज हैं, बैंक जो अपने कोर बिजनेस कर रहा है, ठीक है, चाहे वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना हो पब्लिक से, लोन देने की बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, तो ये बैंक की कोर एक्टिविटीज हैं। लेकिन इसके अलावा भी यहां पर जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हैं वो बैंक की तरफ से सेल किए जा रहे हैं। बैंक उनके ऊपर भी बहुत फोकस कर रहा है आज के समय में। ऐसा क्यों है ना, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन है, चारों में से चूज करिए हम किसके ऊपर टिक करें, ABCD में से। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा बी, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे जो बैंक्स हैं उसमें बैंक्स के बीच में कंपटीशन इंक्रीज हुआ है, कंपटीशन बढ़ा है। एंड जब जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज होता चला जाता है, जो मार्जिन है, प्रॉफिट है, वो कम होते चले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। चाहे हम इंटरनली बात करें, इंटरनल लेवल पर और एक्सटर्नल लेवल पर जो कंपटीशन है वो इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे केस में अगर यहाँ पर बैंक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करते हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उससे यहाँ पर बैंक के पास में एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है। और ये जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी तो ये कहीं ना कहीं बैंक के प्रॉफिट को बूस्ट करेगी, ठीक है। तो ये अगर हम लोग बात करते हैं बैंक की ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। एंड जितने भी अगर हम स्टाफ की बात करते हैं, जितने भी अदर रिसोर्सेज की बात करते हैं, ठीक है, उन सभी का जो इन्वॉल्वमेंट है इन सब चीजों में यहाँ पर रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, व्हाट हैव पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज?
अगर मैं पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज की बात करूं तो पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज क्या है यहाँ पर? जो पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज जैसे बैंक एश्योरेंस एंड डिपॉजिटरी सर्विसेज कंट्रीब्यूटेड टू फॉर द बैंक्स, जो बैंक के लिए यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। तो अगर मैं पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज की बात करूं तो इसमें क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए कहता है दे हैव लिमिटेड द बैंक्स टू ओनली स्पेसिफिक रीजन्स। बी कहता है दे हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस द नंबर ऑफ कस्टमर फॉर द बैंक्स। सी कहता है दे हैव ब्रॉट ए वास्ट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन इनटू द फोल्ड ऑफ बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज। डी कहता है दे हैव कॉज्ड बैंक्स टू अबंडन देयर कोर सर्विसेज। इनमें से किसके ऊपर टिक करें हम लोग सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले इस क्वेश्चन का? तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो दे हैव ब्रॉट ए वास्ट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन इनटू द फोल्ड ऑफ बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज, है ना। जो यहां पर बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है, बेसिक फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं वो यहां पर एक बड़ी पॉपुलेशन को मिले, है ना, बड़ी पॉपुलेशन को यहां पर जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करें और यहां पर एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं बैंक ब्रांचेस को फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। यानी अगर एक तरीके से अम्ब्रेला जो बैंक है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाना, एक ही छत के नीचे सारी चीजें यहां पर मिल जाएं, है ना। कस्टमर को अगर डिपॉजिट अकाउंट ओपन कराना है, लोन चाहिए, डीमैट अकाउंट खुलवाना है, म्यूचुअल फंड यूनिट्स चाहिए, ट्रेडिंग करने हैं, है ना, इंश्योरेंस लेना है, वो सब उसको एक ही छत के नीचे यहां पर मिल जाए। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, यहां पर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर? हाउ आर बैंक्स परमिटेड टू अंडरटेकन पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज। अगर मैं बैंक्स की बात करूं, यहां पर बैंक्स में जो पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज हैं दैट इज अंडरटेक, जो पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज है उसको कैसे कंसीडर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है ओनली बाय मर्जिंग विद अदर बैंक्स। बी कहता है सोनली थ्रू इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। सी कहता है बाय सेटिंग अप सब्सिडरीज और डिपार्टमेंटली। एंड डी कहता है ओनली थ्रू दी डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड नॉट फिजिकल ब्रांचेस। इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर टिक किया जाए? तो अगर हम बैंक्स की बात करते हैं, जो बैंक्स है दैट इज परमिटेड टू अंडरटेक पैरा बैंकिंग जो एक्टिविटीज हैं, तो उसमें यहां पर जो सब्सिडरीज हैं उनको सेटअप किया जा रहा है एंड जो अलग अलग यहां पर डिपार्टमेंट है वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट सेटअप किए जा रहे हैं, अलग अलग जो सब्सिडरीज हैं वो बैंक यहां पर सेटअप कर रहा है सो दैट पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट किया जा सके। जैसे बैंक्स अपने इंश्योरेंस का जो बिजनेस है उसके लिए कोई और सब्सिडरी सेटअप कर दी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखोगे तो एसबीआई ने अपनी इंश्योरेंस के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर दी, म्यूचुअल फंड के लिए अलग बना दिया, फैक्टर सर्विसेज के लिए अलग बना दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट या जो सब्सिडरीज हैं उनको बैंक सेटअप कर देता है सो दैट जो कोर बैंकिंग एक्टिविटीज है उसके साथ साथ जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हैं या जिन्हें बोलते हैं पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज हैं उनको यहां पर एग्जीक्यूट किया जा सके। तो इसमें सी के ऊपर टिक करेंगे। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? व्हाई हैव बैंक्स स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूशन थर्ड पार्टी प्रोडक्ट इन रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हैं वो बैंक ने क्यों यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया? थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को रिटेल बैंकिंग में क्यों यहां पर सेल करना स्टार्ट कर दिया? तो 4 ऑप्शन है, चारों में से पहचानिए, इन चारों में से हम किसके ऊपर टिक करें, है ना। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर करते चलना है। यस, तो अगर हम यहां पर किसकी बात करते हैं, टू एड्रेस द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज नीड ऑफ देयर कस्टमर। तो यहां पर अपने जो कस्टमर की जो नीड है, अपने कस्टमर की जो जरूरत है ना फाइनेंशियल सर्विसेज की, वो यहां पर एक ही छत के नीचे कस्टमर की सारी फाइनेंशियल सर्विसेज की जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाए, उसको फुलफिल करने के लिए जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है रिटेल बैंकिंग में वो भी यहां पर बैंक ब्रांचेस के थ्रू कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है। तो और एक एक्स्ट्रा इनकम का जो सोर्स है वो बैंक के लिए यहां पर एड ऑन हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर द बैंक्स टू ऑफर थर्ड पार्टी सर्विसेज। तो यहां पर ये क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में है, तो कोई 3 चीजें बिल्कुल सही है, कोई एक है जो यहां पर रॉन्ग है। जो यहां पर थर्ड पार्टी जो सर्विसेज हैं वो बैंक की तरफ से ऑफर की जा रही है, उसके पीछे कौन सा इनमें से रीजन नहीं है, है ना। अगर मैं बात करूं इनमें से कौन सा है जो उसका रीजन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कहता है बैंक्स आर प्रोहिबिटेड टू ऑफर सर्टेन सर्विसेज ऑन देयर ओन ड्यू टू रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस। बी कहता है इट इंप्रूव द फी बेस्ड इनकम ऑफ द बैंक्स। सी कहता है बैंक्स वांट टू शिफ्ट देयर कोर ऑपरेशंस टू थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। एंड डी ऑफरिंग दीज सर्विसेज कवर द एंटायर नीड स्पेक्ट्रम ऑफ द कस्टमर।
तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, इसमें हम सी के ऊपर टिक कर देंगे, है ना, जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो बैंक्स वांट टू शिफ्ट देयर कोर ऑपरेशंस टू थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर है ना, जो बैंक है, बैंक क्या करना चाहते हैं, बैंक वांट टू शिफ्ट, है ना, बैंक क्या करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं यहां पर किसको, अपनी जो कोर ऑपरेशंस हैं, है ना, बैंक के जो अपने कोर ऑपरेशंस हैं टू थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो कोर ऑपरेशंस है उनको थर्ड पार्टी जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी तरफ यहां पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जो बात है वो यहां पर गलत है ना। बैंक ऐसा नहीं है कि अपने सारे के सारे जो कोर ऑपरेशंस हैं उनको थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में शिफ्ट कर रही है। हाँ, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कोर ऑपरेशंस को हटा दें उन्हें थर्ड पार्टी प्रोडक्ट ही बेचेंगे, ये बात गलत है। यहाँ पर ए सही है, बी सही है और डी सही है ना, लेकिन ये यहाँ पर रॉन्ग है। तो वही फाइंड आउट करना था कि कौन सा इसमें रॉन्ग है, कौन सा गलत है यहाँ पर। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ आर बैंक्स परमिटेड टू ऑफर सर्विस सच एज इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स, है ना। अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो बैंक्स यहां पर कैसे परमिटेड हैं, हाउ आर बैंक्स, है ना, हाउ आर बैंक्स परमिटेड टू ऑफर सर्विसेज सच एज इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स। तो बैंक्स की तरफ से इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स जो सर्विसेज हैं वो कस्टमर को ऑफर की जा रही हैं। तो इसके लिए बाय प्रोड्यूसिंग दी सर्विसेज देमसेल्फ, है ना, बैंक कैसे ये कस्टमर को ये सर्विसेज यहां पर डिलीवर कर रहे हैं, कैसे ये सर्विसेज कस्टमर को मिल रही है ना। चारों में से किसके ऊपर टिक करें, तो इसमें बैंक यहां पर थर्ड पार्टी जो प्रोडक्ट हैं, जो इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड सर्विसेज हैं, यहां पर बैंक एज ए कॉर्पोरेट एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। और जो कॉर्पोरेट एजेंट के तौर पर जब बैंक काम कर रहा है तो बैंक को यहां पर कमीशन अमाउंट मिलती है। तो ऐसे केस में जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, इनको बेचने में, इनको सेल करने में बैंक के लिए कोई भी यहां पर रिस्क नहीं है, किसी भी रिस्क में पार्टिसिपेट नहीं करना। तो बैंक के लिए यहां पर जो रिस्क फ्री इनकम है वो जनरेट हो जाती है इन सब चीजों से। तो बैंक को ये एक बड़ा बेनिफिट है, बैंक को ये एक बड़ा फायदा है यहां पर। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल बैंकिंग एज ए बिजनेस मॉडल। तो यहां पर जब बिजनेस मॉडल में रिटेल बैंकिंग के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पर। तो यहां पर भी हमारे पास में 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास में। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है रिटेल बैंकिंग एज ए बिजनेस मॉडल को लेकर, तो भाई यहां पर बिल्डिंग ए लार्ज कस्टमर बेस, है ना, एक यहां पर बड़ा कस्टमर बेस, एक लार्ज जो कस्टमर बेस है उसको यहां पर बिल्ड करे, उसको तैयार करे, ठीक है। एंड इसके साथ साथ ऑफरिंग टारगेट प्रोडक्ट टू देम, है ना, जो टारगेट प्रोडक्ट है वो कस्टमर को ऑफर किया जाए, टारगेट प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड किया जाए यहां पर। तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है यहां पर, व्हाई डू बैंक्स ऑप्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। तो बैंक यहां पर जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना क्यों ऑप्ट करते हैं, है ना, बैंक की तरफ से थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को सेल करना क्यों ऑप्ट किया जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। सो दैट बैंक का ऑपरेशनल रिस्क यहां पर रिड्यूस हो सके, टू टेक एडवांटेज ऑफ द एक्सक्लूसिविटी ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, सी टू यूटिलाइज देयर लार्ज ब्रांच नेटवर्क फॉर ऑगमेंटिंग फी बेस्ड इनकम, डी कहता है टू बिकम डोमिनेंट प्लेयर इन द इंश्योरेंस सेक्टर। इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर टिक करें, तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी के ऊपर टिक करेंगे, टू यूटिलाइज देयर लार्ज ब्रांच नेटवर्क फॉर ऑगमेंटिंग फी बेस्ड इनकम। तो बैंक्स का बहुत बड़ा जो ब्रांच नेटवर्क है, लार्ज ब्रांच नेटवर्क है बैंक का, तो बैंक उसका यहां पर इस्तेमाल करना चाहता है, यूज करना चाहता है, सो दैट बैंक के पास में एक फी बेस्ड जो इनकम है वो यहां पर जनरेट हो, बैंक के पास में फी बेस्ड इनकम जनरेट हो। और जब बैंक के पास में फी बेस्ड इनकम जनरेट होगी तो वो एक रिस्क फ्री इनकम बैंक के लिए रहती है यहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट अदर देन बैंकिंग प्रोडक्ट बाय द बैंक्स, है ना। अगर आप यहां पर देखोगे जो टर्म है वो कौन सी टर्म यहां पर डिस्क्राइब हो रही है, कौन सी वो टर्म है जिसको यहां पर डिस्क्राइब किया जा रहा है, किस चीज के लिए, जिस टर्म को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहां पर किस चीज के लिए, कि कॉन्सेप्ट सेलिंग प्रोडक्ट अदर देन बैंकिंग प्रोडक्ट बाय द बैंक्स। तो बैंक यहां पर अपने बैंकिंग प्रोडक्ट के साथ साथ जो अदर प्रोडक्ट हैं उनको भी सेल कर रहा है, उनको भी यहां पर बेच रहा है। और बैंक की तरफ से जब ये अदर प्रोडक्ट यहां पर सेल किए जा रहे हैं
बैंक की तरफ से जब अदर प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं तो उसमें कौन सा ऑप्शन, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस सेलिंग बोले, क्रॉस बैंकिंग बोलेंगे, मिक्स सेलिंग कहेंगे, पैरा बैंकिंग कहेंगे, डुअल फंक्शन बैंकिंग कहेंगे, किस नाम से इसको जाना जाएगा यहाँ पर, है ना, किस नाम से जाना जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे यहां पर पैरा बैंकिंग के नाम से जाना जाता है ना, दिस इज नोन एज पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज। इनको यहां पर पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज के नाम से जाना जाता है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहां पर, एंड क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है यहां पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो इसमें व्हाट इज ए म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड से आप क्या समझते हैं, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड का मीनिंग क्या है यहां पर, म्यूचुअल फंड का मीनिंग क्या है, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करोगे, कैसे इसके बारे में बताओगे? तो भाई यहां पर जो म्यूचुअल फंड क्या है उसको किस नाम से जाना जाएगा यहां पर? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इट इज एन एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, बी ए लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट विद प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट्स, एंड आंसर हो जाएगा हमारा सी, है ना। ये क्या है यहां पर, ये एक फॉर्म ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट है जिसमें पब्लिक से जो एक मनी है, म्यूचुअल फंड्स हाउस, जो म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं उसमें होती है वहां पर एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है म्यूचुअल फंड हाउस में। तो वो क्या करती है, बहुत सारे इन्वेस्टर से मनी को पूल करती है, मनी को कलेक्ट करके लाती है, ठीक है, और फिर उसको यहां पर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देती है, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, बॉन्ड्स में, गोल्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट करती है विद ए शेयर्ड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव यहां पर। तो ये म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव होता है यहां पर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पोर्टफोलियो ऑफ ए म्यूचुअल फंड। अगर मैं यहां पर म्यूचुअल फंड की बात करूं तो इनमें से कौन सा है जो बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करेगा? ऑप्शन नंबर ए कहता है कंबाइंड सेविंग ऑफ ऑल द इन्वेस्टर इन द म्यूचुअल फंड, बी कहता है फिजिकल ऑफिस लोकेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड, सी कहता है टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर इन द म्यूचुअल फंड, एंड डी कहता है कंबाइंड होल्डिंग द म्यूचुअल फंड ओन्स इंक्लूडिंग स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज। इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर टिक करें? तो भाई यहां पर जब हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो यहां पर कंबाइंड होल्डिंग होती है, जो भी म्यूचुअल फंड ओनर्स होते हैं, है ना, या म्यूचुअल फंड यूनिट्स होल्डर होते हैं, तो जो स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, अदर सिक्योरिटीज में, उनके पास में यहां पर कंबाइंड होल्डिंग या कंबाइंड ओनरशिप होती है म्यूचुअल फंड यूनिट्स की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 12, एक क्वेश्चन और देख लीजिए यहां पर, ये क्वेश्चन क्या कहता है, हु आर द इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड रेफर्ड टू एज। अगर हम म्यूचुअल फंड्स में किसकी, इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर को किस नाम से जाना जाता है म्यूचुअल फंड्स में? तो इन्हें शेयर होल्डर बोलते हैं, इनको बॉन्ड होल्डर बोलते हैं, यूनिट होल्डर बोलते हैं, स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में जो इशू होती हैं वो क्या जारी होती हैं, यूनिट्स इशू होती हैं। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके पास जो होल्डिंग आएगी वो किसकी आएगी, यूनिट्स की आएगी। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप क्या कहलाएंगे, आप कहलाएंगे यहां पर यूनिट होल्डर्स। तो आपको यूनिट होल्डर्स के नाम से जाना जाएगा, सी के ऊपर टिक करेंगे। तो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है, आप मेरे साथ में अपना स्कोर शेयर कर दीजिए, ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया। और भाई यहां पर अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत हाई लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं और आपका टारगेट है कि मैं 60 प्लस स्कोर करूं आरबीडब्ल्यू में, तो मैं उसका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूं। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स डॉक्टर फॉर्सन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। वीडियो को लाइक करके जरूर रख लेना सो दैट सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव होते रहें, जितने भी क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आरबीडब्ल्यूएम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में हम यूनिट नंबर 26 के आज क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 मैं आपको पहले प्रोवाइड कर चुका हूं, आज इसका हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2। और ये जो यूनिट नंबर 26 है इसका नाम है अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। काफी लेंदी यूनिट्स है ये, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे एग्जाम में आते हैं। और हमेशा टारगेट बना के चलो कि आरबीडब्ल्यूएम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में आपको कम से कम 60 प्लस स्कोर करना है, कम से कम 60 प्लस नंबर लेकर आने हैं।
60 प्लस जो मार्क्स है वो लेकर आने ही आने हैं, कम से कम ये टारगेट बना के चलिए। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। तो आरबीडब्ल्यूएम मॉड्यूल, इसको हम कहते मॉड्यूल डी की लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 26। और यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है और ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये है पीएमजेजेबीवाई यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से रिलेटेड है। तो अगर कोई कस्टमर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को सब्सक्राइब करता है तो यहां पर ऐसे केस में जो कंपनसेशन अमाउंट है यानी जो बेनिफिशियल पेबल है अपॉन द डेथ ऑफ ए मेंबर, है ना, जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस को सब्सक्राइब किया है उसका यहां पर जो भी लीगल हायरर होगा, नॉमिनी है, उसको यहां पर कंपनसेशन जो अमाउंट है कितना मिल जाएगा अगर यहां पर उस मेंबर की डेथ हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 1 लाख रुपए irrespective of the cause of the death, 2 lakh rupees but only in case of accidental death, 2 lakh rupees for death due to any cause and 436 rupees which is annual premium amount। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कितना होगा यहाँ पर? तो इसमें हम टिक कर देंगे किसके ऊपर? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 2 लाख फॉर डेथ ड्यू टू एनी कॉज। किसी भी कारण से अगर यहाँ पर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में 2 लाख रुपए किसी भी रीजन से, चाहे वो एक्सीडेंटल हो या नेचुरल डेथ हो, कोई सा भी केस हो, यहां पर 2 लाख रुपए जो हैं वो मिल जाएंगे। ओके, चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है यहां पर? अंडर द पीएमजेजेबीवाई यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ द मेंबर टर्मिनेट व्हेन द मेंबर, ऑप्शन नंबर ए, हैज ए बर्थडे सेलिब्रेशन आफ्टर 55 years ऑफ एज but can renew annually till that date। B कहता है switch to another insurance scheme offered by a different bank। C कहता है it is found to have health complications that were undisclosed during the time of policy purchase। D कहता है close their account with the bank or fail to maintain a sufficient balance to sustain the insurance। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की अगर हम लोग बात करते हैं और यहां पर एश्योरेंस की बात करते हैं, एश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ द मेंबर, ठीक है, तो टर्मिनेशन कौन से केस में हो जाएगा यहां पर, है ना? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में यहां पर जो इंश्योरेंस स्कीम है ना, ये कब यहां पर टर्मिनेट हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए कहता है हैज ए बर्थडे सेलिब्रेशन आफ्टर 55 years ऑफ एज बट कैन रिन्यू एनुअली टिल दैट डेट। बी कहता है स्विच टू अनदर इंश्योरेंस स्कीम ऑफर्ड बाय ए डिफरेंट बैंक। सी कहता है इट इज फाउंड टू हैव health complication that were undisclosed during the time of policy purchase। and D कहता है close their account with the bank or fail to maintain sufficient balance to sustain insurance। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अगर कस्टमर अपना अकाउंट क्लोज कर देता है, कस्टमर ने अगर अपना अकाउंट बंद कर दिया यहां पर, या अगर वो यहां पर जो भी प्रीमियम अमाउंट है ना, जो प्रीमियम अमाउंट है, अगर उतना जो बैलेंस है वो अपने अकाउंट में मेंटेन नहीं कर पाता है, तो ऐसे केस में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो एश्योरेंस है वो यहां पर टर्मिनेट हो जाता है। तो इसमें हम किसके ऊपर? डी के ऊपर टिक करेंगे। डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए एंड ये क्वेश्चन भी आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से रिलेटेड ही है। इफ ए मेंबर इज फाउंड टू बी कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना विद मोर देन वन अकाउंट एंड प्रीमियम्स आर रिसीव्ड inadvertently by the insurance company, what action is taken। ऐसे केस में अगर हम एक्शन लेने की बात करते हैं तो क्या एक्शन यहां पर लिया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि द मेंबर इज पेनलाइज विद एडिशनल फीस फॉर होल्डिंग मल्टीपल पॉलिसीज। बी कहता है इंश्योरेंस कवर इज इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पॉलिसीज। सी कहता है ऑल द पॉलिसीज एक्सेप्ट वन आर नलिफाइड एंड द मेंबर रिसीव ए रिफंड फॉर द एडिशनल प्रीमियम्स। एंड डी कहता है कि जो इंश्योरेंस कवर है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख एंड प्रीमियम पेड फॉर डुप्लीकेट इंश्योरेंस आर फॉरफिटेड। तो अगर किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में, है ना, उसने एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स में अगर यहां पर इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ है और वो कई जगह यहां पर प्रीमियम पे कर रहा है, तो ऐसे केस में सिर्फ उसे एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर यहां पर जो कंपनसेशन अमाउंट है 2 लाख रुपए की मिलेंगी। जो भी उसने और यहां पर अदर इंश्योरेंस में जो अदर बैंक अकाउंट में अपने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को सब्सक्राइब किया हुआ है, वहां पर जो भी वो प्रीमियम पे कर रहा है वो फॉरफिटेड हो जाएंगी, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, प्रीमियम वहां पर जब्त हो जाएंगी, है ना, प्रीमियम अमाउंट भी रिफंड नहीं होंगी यहां पर। तो इसीलिए एक पर्सन
है ना, एक ही जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक ही बैंक अकाउंट में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को सब्सक्राइब करवाए, है ना। अदर करवाता है तो प्रीमियम पे करता रहेगा, लेकिन उसका जब कंपनसेशन की बात आएगी तो वो नहीं मिलेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाउ मच इज द रिम्बर्समेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस टू पार्टिसिपेटिंग बैंक फॉर ईच मेंबर अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो यहां पर जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है ना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, उसमें जो भी यहां पर पार्टिसिपेटिंग बैंक है, पार्टिसिपेटिंग बैंक को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने कवर होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उसे कितने मिल जाएंगे यहां पर। तो 2 रुपीज पर एनम पर मेंबर मिलेंगे, 11 रुपीज पर एनम पर मेंबर उसको प्रोवाइड किए जाएंगे, 30 रुपीज पर एनम पर मेंबर है, या 289 रुपीज पर एनम पर मेंबर यहां पर उसको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो भाई यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं बैंक को, वो यहां पर 11 रुपीज पर एनम पर मेंबर मिलेंगे। और रही बात यहां पर जो कमीशन अमाउंट है, चाहे वो बैंकिंग करस्पोंडेंट हो या कोई और यहां पर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो या बैंक हो, है ना, जो भी यहां पर जो कमीशन की बात करते हैं, तो पर जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 30 रुपीज रहेगा, 30 रुपए रहेगा यहां पर। ओके, चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, है ना। अगर आप देखोगे ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसका यहां पर प्राइमरी पर्पस क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पर। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इलनेस, बी कहता है टू ऑफर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवरेज, सी कहता है टू इंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी पोस्ट रिटायरमेंट, एंड डी कहता है टू प्रोवाइड सब्सिडीज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट्स। इनमें से किसके ऊपर टिक करें। तो अगर हम प्राइमरी पर्पस की बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, तो भाई यहां पर आंसर हो जाएगा बी। यहां पर जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसमें एक्सीडेंटल डेथ ही कवर होती है ना, एक्सीडेंटल डेथ ही यहां पर कवर होगी। और या कोई पर्सन अगर यहां पर पार्शली या फुल्ली अगर डिसेबल हो जाता है तो उसी के लिए इंश्योरेंस है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, उसी को कवरेज प्रोवाइड करेगा यहां पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसको देखिए, अप टू व्हाट एज, है ना, अगर मैं एज की बात करूं, अप टू व्हाट एज कैन एन इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होल्डर इन पार्टिसिपेटिंग बैंक ज्वाइन दी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यानी अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग बैंक के पास में, तो ऐसे केस में उस पर्सन की एज कितनी होनी चाहिए, है ना, उस पर्सन की एज कितनी होनी चाहिए यहां पर। तो 18 टू 50 ईयर्स होनी चाहिए, 18 टू 55, 18 टू 60 या 18 टू 70, इनमें से क्या एज क्राइटेरिया यहां पर एप्लीकेबल होगा। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को सब्सक्राइब करने के लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो हो जाएगा 18 टू 70 ईयर्स। अगर एज 18 से 70 साल के बीच में है तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इफ ए पर्सन, ये टॉपिक मैं आपको कवर करवा चुका हूं, तो मुझे लगता है फटाफट आप जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो करते जाएंगे, आपकी जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आरबीडब्ल्यूएम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की जो पेड क्लासेस हैं हम आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर ये टॉपिक अभी रिसेंटली मैंने कंप्लीट किया है ना। आप में से जिन्होंने ये टॉपिक कवर कर रखा है तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में काफी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट हम वहां पर डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। क्योंकि एग्जाम को पास करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट इज पावर, है ना, मैं हमेशा बोलता हूं कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और वो कहां से होगी, इसके लिए जीआईबी का महापैक 2.0, है ना, जो सबसे काम की चीज है वो है JAIIB का महापैक। जीआईबी के महापैक में महापैक, वो भी खास करके लेटेस्ट वर्जन 2.0, उसमें आपको ये मिल जाएगा, है ना, ये क्लासेस उसमें मिल जाएंगे। जीआईबी के महापैक 2.0 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, है ना। उसके ऊपर क्लिक करके आज से ही जो क्लासेस है वो अटेंड करना स्टार्ट कर दो। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए कि अगर कोई पर्सन यहां पर उसके पास में मल्टीपल बैंक अकाउंट है ना, डिफरेंट बैंक में, तो कितनी वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितनी पॉलिसीज होल्ड कर सकता है, कितनी पॉलिसीज ले सकता है वो यहां पर। तो भाई ध्यान रखना, वो यहां पर कितने भी उसके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हो, यहां पर ओनली वन थ्रू द सिंगल बैंक अकाउंट, किसी सिंगल बैंक अकाउंट के थ्रू एक ही पॉलिसी ले सकता है, किसी भी बैंक से ले ले वो, ठीक है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं रहेगा। अगर ले भी लेगा, सब्सक्राइब भी हो जाएगा, प्रीमियम भी पे करता रहेगा, लेकिन कंपनसेशन के टाइम पर बेनिफिट यहां पर नहीं मिलेगा, है ना, डुप्लीकेसी आ जाएगी उसमें। तो आंसर कौन सा होगा, सी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है यहां पर कि व्हेन द कवरेज पीरियड फॉर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कवरेज पीरियड क्या है, कब से कब तक यह कवर करता है।
जनवरी टू दिसंबर कवर करेगा, अप्रैल टू मार्च कवर करेगा, 1 जून टू 31 मई कवर करेगा, या जुलाई टू जून कवर करेगा। तो यहां पर जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये कवर करता है 1 जून से स्टार्ट होकर 31 मई तक, 1 जून से 31 मई तक का जो टाइम पीरियड है उसको ये कवर करेगा। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, ये क्या कहता है, व्हाट इज द कंपनसेशन अमाउंट, है ना। यहां पर अगर हम कंपनसेशन अमाउंट की बात करते हैं, टोटल एंड इररिवोकेबल लॉस ऑफ साइट 1 आई अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो अगर यहां पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में किसी ने इंश्योरेंस करवाया हुआ है ना, तो ऐसे केस में जो कंपनसेशन अमाउंट है वो कितनी होगी यहां पर। अगर टोटल एंड इररिवोकेबल लॉस ऑफ साइट इन 1 आई, अगर यहां पर एक आंख का लॉस हो जाता है और वो भी परमानेंटली, जो रिकवर नहीं होगा, तो ऐसे केस में ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से कितना कितना कंपनसेशन अमाउंट मिलेगा। तो इसे जो 1 आई है या 1 लेग है या 1 हैंड है, तो इसे यहां पर पार्शियल डिसेबल माना जाएगा। तो पार्शियल डिसेबल के केस में यहां पर 1 लाख रुपए, है ना, एक्सीडेंटल डेथ होती है 2 लाख रुपए, या यहां पर फुल्ली डिसेबिलिटी होती है, फुल्ली डिसेबल के केस में भी 2 लाख रुपए सॉरी, है ना, फुल्ली डिसेबल के केस में भी यहां पर 2 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन ये पार्शियल डिसेबल है, तो पार्शियल डिसेबल के केस में यहां पर 1 लाख रुपीज एप्लीकेबल रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, व्हाट इज द प्रीमियम अमाउंट फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड हाउ इज इट डिडक्टेड। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसमें प्रीमियम अमाउंट कितनी है ना, और इसका डिडक्शन कब होता है यहां पर। तो 100 रुपीज एनुअली थ्रू मैनुअल पेमेंट, 50 रुपीज एनुअली थ्रू ऑटो डेबिट ऑन 1 Jan, 20 रुपीज एनुअली थ्रू ऑटो डेबिट ऑन और बिफोर 1 June, एंड सी डी कहता है 30 रुपीज एनुअली थ्रू क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर टिक करें। तो भाई यहां पर जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसमें 20 रुपए यहां पर एनुअल बेसिस पर प्रीमियम अमाउंट जाती है, और कस्टमर के अकाउंट में ये ऑटो डेबिट हो जाएगी 1 जून से पहले, यानी जो 31 मई आता है 31 मई को ही यहां पर कस्टमर के अकाउंट में ऑटो डेबिट हो जाता है। तो आंसर कौन सा होगा, सी। चलिए कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी आपको करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहां पर, ठीक है। जिन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ है उनके लिए क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, जिन्होंने जीआईबी के महापेक 2.0 में टॉपिक कवर नहीं किए, उनके लिए क्वेश्चंस बहुत टफ हो जाएंगे। देखो मैं जब आपको तैयारी कराता हूं, जब मैं आपको प्रिपरेशन कराता हूं, मैं कॉन्सेप्ट आपको अलग बताता हूं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अलग कराता हूं, है ना। जब हम कॉन्सेप्ट की प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं तो वहां पर पूरा फोकस रहता है किसके ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते जाएंगे, एक एक चीज को, है ना, एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। लेकिन जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आती है तो वहां पर ओनली क्वेश्चंस रहते हैं यहां पर, ठीक है। दोनों का मिक्सअप नहीं होता, क्योंकि दोनों का मिक्सअप करते हैं क्वेश्चंस की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट आप जेआईबी के महापेक, जिनके पास में जेआईबी का महापेक 2.0 है, उनका कॉन्सेप्ट लर्निंग वहां होती चली जाती है, और साथ में मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको कराते हुए चलता हूं। तो जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं ना, है ना, आपने देखा होगा इन सब्जेक्ट में चाहे आरबीडब्ल्यूएम हो चाहे पीपीबी हो, कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, कोई दिक्कत आती नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपको एएफएम और आईआईएफएसबी में भी प्रिपरेशन करवाई जाती है, तैयारी कराई जाती है, सो दैट आपकी प्रिपरेशन उस लेवल पर पहुंचे जो आजकल एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप क्रैक कर सकें। चलो ये इसका क्वेश्चन का बताओ, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड द एक्सीडेंट कवर फॉर ए मेंबर अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना टर्मिनेट इन रिलेशन टू एज, है ना। अगर यहां पर एज से रिलेटेड बात करें, यहां पर, है ना, एज मैटर करेगी, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो इंश्योरेंस है वो टर्मिनेट हो जाता है। ऐसा कौन सा सिचुएशन आएगी यहां पर, तो भाई वो सिचुएशन आएगी जब यहां पर किसी पर्सन की एज 70 ईयर्स को एक्सीड कर जाएगी, है ना, जब उसकी 70 साल जो एज है वो हो जाएगी, जो भी यहां पर उसका नियरेस्ट बर्थडे होगा उससे रिलेट करते हुए, तो 70 साल कंप्लीट होने पर ये जो इंश्योरेंस है वो अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा, अगर वो पर्सन अलाइव है, यहां पर कोई भी उसके साथ में कोई घटना घटित नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए यहां पर, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट हैपन इफ ए मेंबर इज इनएडवर्टली कवर्ड थ्रू मोर देन वन बैंक अकाउंट अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगर किसी पर्सन ने यहां पर कोई मेंबर है जिसने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को सब्सक्राइब कर रखा है यहां पर, है ना, मोर देन वन बैंक अकाउंट में, तो ऐसे केस में यहां पर उसको जो कवरेज है वो सिर्फ एक ही यहां पर इंश्योरेंस के ऊपर मिलेगा, है ना। एक ही जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है यहां पर उसको अगर हम लोग बात करते हैं कंपनसेशन अमाउंट या बेनिफिट मिलेगा यहां पर, और जो अदर
बैंक अकाउंट्स में जो भी वो प्रीमियम पे कर रहा है वो फॉरफिटेड हो जाएगी, वो जब्त हो जाएगी, वो यहाँ पर एक तरीके से खत्म हो जाएगी, ना उसको रिफंड मिलेगी प्रीमियम और कोई बेनिफिट भी उसका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए किसी भी पर्सन को, अपने कस्टमर को भी आप ऑलवेज सजेस्ट करें कि किसी भी बैंक में जाकर बस एक ही जगह अपनी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सब्सक्राइब करें, है ना। अगर कोई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सब्सक्राइब करने आया है तो उससे एक बार पूछ भी ले कि क्या आपने किसी और बैंक में सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है। अगर उसने कर रखा है तो फिर मत करें उसका। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, हाउ इज प्रीमियम ऑफ ₹20 पर एनम फॉर ए मेंबर अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यहां पर अप्रोप्रिएटेड। तो यहां पर जो भी 20 रुपए की प्रीमियम है ना, जो 20 रुपए की प्रीमियम है, ये किसके पास में, जो मेंबर है वो पे करेगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। तो यहां पर ये जो 20 रुपए की प्रीमियम है ये कैसे डिवाइड होती है, बढ़ती कैसे है, इसका एडजस्टमेंट कैसे होता है यहां पर, ठीक है। तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे यहां पर। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 19 रुपीज जो है इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा, 50 पैसे जो भी यहां पर एजेंट है कमीशन के तौर पर उसके पास में जाएगा, और 50 पैसे यहां पर पार्टिसिपेटिंग बैंक को मिलेगा। बी वो कहता है कि पूरा का पूरा जो 20 रुपए है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाता है, कोई भी रिंबर्समेंट यहां पर नहीं मिलता। और सी कहता है कि 20 रुपए जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाएंगे और यहां पर 1 रुपया जो है रिंबर्समेंट मिलेगा जो भी एजेंट होगा कमीशन के तौर पर, और 1 रुपया यहां पर पार्टिसिपेटिंग बैंक को मिलेगा। और ये बिल्कुल सही है, पूरे के पूरे 20 रुपए इंश्योरेंस कंपनी के पास में चला जाएगा और फिर इंश्योरेंस कंपनी रिंबर्स करती है यहां पर, है ना। कमीशन का 1 रुपया रिंबर्स करेगी और 1 रुपया रिंबर्स करेगी यहां पर पार्टिसिपेटिंग बैंक को, जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रहते हैं यहां पर। तो आंसर कौन सा होगा, सी के ऊपर टिक करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, व्हाट डज द टर्म क्रॉस सेलिंग प्राइमरी रेफर टू। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या है। तो मैंने एक एग्जांपल आपको क्लास में दिया था, है ना, कि कोई कस्टमर किसी शॉप पे शूज परचेज करने गया, जूते खरीदने गया है, एंड उसको वहां पर शॉपकीपर ने शूज तो बेच ही दिए, उसको बोला कि सर सॉक्स हैं, है ना, इन जूतों के बाद साथ में ये सॉक्स बहुत अच्छी हैं एंड 50% डिस्काउंट पर मिल जाएंगे क्योंकि आप ये शूज परचेज कर रहे हैं। तो शॉपकीपर वहां पर शूज के साथ साथ उसको सॉक्स भी बेच देता है। तो जो उसने यहां पर एक एडिशनल प्रोडक्ट और सेल कर दिया कस्टमर को, वो कहलाएगा क्रॉस सेलिंग। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, सी के ऊपर टिक करेंगे। सेलिंग एन एडिशनल प्रोडक्ट या सर्विसेज टू एन एग्जिस्टिंग कस्टमर, किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर को एक एडिशनल प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करना ही क्रॉस सेलिंग कहलाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और सारे 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है। आज मैंने आपको 5 एडिशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। अगर मैं इन दी रिटेल बैंकिंग साइड बात करूं यहां पर, व्हाट हैपन टू दी गैप इन दी प्राइस वैल्यू ग्रिप अमंग द डिफरेंट बैंक्स, है ना। अगर रिटेल बैंकिंग की साइड से बात करते हैं तो यहां पर जो प्राइस वैल्यू ग्रिप है, जो डिफरेंट बैंक्स कंसीडर करते हैं यहां पर, उसमें क्या है, तो इट हैज श्रंक कंसिडरेबली। तो यहां पर जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट है, वो क्या होते हैं, वो यहां पर कम होते चले जाते हैं। तो ऐसे केस में जो अदर या थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करके एक एडिशनल जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया जा सकता है। दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके कितना स्कोर किया है ना। क्या आप में से किसी ने 15 में से 15 स्कोर किया है, क्या 15 में से 15 स्कोर है किसी का, 15 में से 14, 13। अगर ऐसे स्कोर आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत सही ट्रैक पर है। एंड रजिस्ट्रेशन डेट डिक्लेयर हो चुकी है जेआईबी की, 5 मार्च से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद में मई में आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जोरों शोरों से आगे बढ़ाएं। और यहां पर जीआईबी के महापैक 2.0, अगर जीआईबी के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है जीआईबी का महापैक 2.0, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। या मैं आपको बता भी देता हूं, अगर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो कहां से मिल जाएगा। उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं, वही सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। लगातार हम आपको आरबीडब्ल्यूएम की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आरबीडब्ल्यूएम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की जो पेड क्लासेस हैं वो आप तक लगातार पहुंच रही हैं। और रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में हमेशा टारगेट बना के चलो कि मुझे कम से कम 60 प्लस स्कोर करना है, 60 प्लस नंबर मुझे लेके आने हैं। अगर आप 60 प्लस स्कोर कर लेते हैं आरबीडब्ल्यूएम में तो मान के चलिए कि एग्जाम को आप फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में कवर कर लेंगे। तो यहां पर जिस टॉपिक के आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आरबीडब्ल्यूएम की यूनिट नंबर 26 है और यही जो यूनिट है हम आपको पेड क्लासेस में करा रहे हैं। तो इसी यूनिट को हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। चलिए
क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने स्क्रीन पर है। यही टॉपिक हमने डिस्कस किया था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। व्हाई हैव बैंक्स बीन कंपेल्ड टू लुक फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटीज बियॉन्ड देयर कोर एक्टिविटीज। बैंक आज के समय में अपनी जो कोर एक्टिविटीज हैं, बैंक जो अपने कोर बिजनेस कर रहा है, ठीक है, चाहे वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना हो पब्लिक से, लोन देने की बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, तो ये बैंक की कोर एक्टिविटीज हैं। लेकिन इसके अलावा भी यहां पर जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हैं वो बैंक की तरफ से सेल किए जा रहे हैं। बैंक उनके ऊपर भी बहुत फोकस कर रहा है आज के समय में। ऐसा क्यों है ना, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन है, चारों में से चूज करिए हम किसके ऊपर टिक करें, ए बी सी डी में से। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा बी, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे जो बैंक्स हैं उसमें बैंक्स के बीच में कंपटीशन इंक्रीज हुआ है, कंपटीशन बढ़ा है। एंड जब जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज होता चला जाता है, मार्जिन है, प्रॉफिट है, वो कम होते चले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। चाहे हम इंटरनली बात करें, इंटरनल लेवल पर और एक्सटर्नल लेवल पर जो कंपटीशन है वो इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे केस में अगर यहाँ पर बैंक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करते हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उससे यहां पर बैंक के पास में एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है। और ये जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी तो ये कहीं ना कहीं बैंक के प्रॉफिट को बूस्ट करेगी, ठीक है। तो ये अगर हम लोग बात करते हैं बैंक की ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। एंड जितने भी अगर हम स्टाफ की बात करते हैं, जितने भी अदर रिसोर्सेज की बात करते हैं, ठीक है, उन सभी का जो इन्वॉल्वमेंट है इन सब चीजों में यहां पर रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर, व्हाट हैव पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज। अगर मैं पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज की बात करूं तो पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज क्या है यहां पर। जो पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज जैसे बैंक एश्योरेंस एंड डिपॉजिटरी सर्विसेज कंट्रीब्यूटेड टू फॉर द बैंक्स, जो बैंक के लिए यहां पर कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। तो अगर मैं पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज की बात करूं तो इसमें क्या है यहां पर। ऑप्शन नंबर ए कहता है दे हैव लिमिटेड द बैंक्स टू ओनली स्पेसिफिक रीजन्स। बी कहता है दे हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस द नंबर ऑफ कस्टमर फॉर द बैंक्स। सी कहता है दे हैव ब्रॉट ए वास्ट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन इनटू द फोल्ड ऑफ बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज। डी कहता है दे हैव कॉज्ड बैंक्स टू अबंडन देयर कोर सर्विसेज। इनमें से किसके ऊपर टिक करें हम लोग, सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले इस क्वेश्चन का। तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो दे हैव ब्रॉट ए वास्ट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन इनटू द फोल्ड ऑफ बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज, है ना। जो यहां पर बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है, बेसिक फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं वो यहां पर एक बड़ी पॉपुलेशन को मिले, है ना, बड़ी पॉपुलेशन को यहां पर जो फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करें। और यहां पर एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं बैंक ब्रांचेस को फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। यानी अगर एक तरीके से अम्ब्रेला जो बैंक है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाना, एक ही छत के नीचे सारी चीजें यहां पर मिल जाएं, है ना। कस्टमर को अगर डिपॉजिट अकाउंट ओपन कराना है, लोन चाहिए, डीमैट अकाउंट खुलवाना है, म्यूचुअल फंड यूनिट्स चाहिए, ट्रेडिंग करने हैं, है ना, इंश्योरेंस लेना है, वो सब उसको एक ही छत के नीचे यहां पर मिल जाए। तो आंसर कौन सा होगा इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे। यहां पर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, हाउ आर बैंक्स परमिटेड टू अंडरटेकन पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज। अगर मैं बैंक्स की बात करूं, यहाँ पर बैंक्स में जो पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज हैं दैट इज अंडरटेक, जो पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज है उसको कैसे कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है ओनली बाय मर्जिंग विद अदर बैंक्स। बी कहता है सोनली थ्रू इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। सी कहता है बाय सेटिंग अप सब्सिडरीज और डिपार्टमेंटली। एंड डी कहता है ओनली थ्रू दी डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड नॉट फिजिकल ब्रांचेस। इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर टिक किया जाए। तो अगर हम बैंक्स की बात करते हैं, जो बैंक्स है दैट इज परमिटेड टू अंडरटेक पैरा बैंकिंग जो एक्टिविटीज हैं, तो उसमें यहां पर जो सब्सिडरीज हैं उनको सेटअप किया जा रहा है। एंड जो अलग अलग यहां पर डिपार्टमेंट है वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट सेटअप किए जा रहे हैं, अलग अलग जो सब्सिडरीज हैं वो बैंक यहां पर सेटअप कर रहा है सो दैट पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट किया जा सके। जैसे बैंक्स अपने इंश्योरेंस का जो बिजनेस है उसके लिए कोई और सब्सिडरी सेटअप कर दी। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखोगे तो एसबीआई ने अपनी इंश्योरेंस के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर दी, म्यूचुअल फंड के लिए अलग बना दिया, फैक्टर सर्विसेज के लिए अलग बना दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट या सब्सिडरी जो सब्सिडरीज हैं उनको बैंक सेटअप कर देता है सो दैट
जो कोर बैंकिंग एक्टिविटीज है उसके साथ साथ जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हैं या जिन्हें बोलते हैं पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज हैं उनको यहां पर एग्जीक्यूट किया जा सके। तो इसमें सी के ऊपर टिक करेंगे। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाई हैव बैंक्स स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूशन थर्ड पार्टी प्रोडक्ट इन रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हैं वो बैंक ने क्यों यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को रिटेल बैंकिंग में क्यों यहां पर सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो 4 ऑप्शन है, चारों में से पहचानिए, इन चारों में से हम किसके ऊपर टिक करें, है ना। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर करते चलना है। यस, तो अगर हम यहां पर किसकी बात करते हैं, टू एड्रेस द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज नीड ऑफ देयर कस्टमर। तो यहां पर अपने जो कस्टमर की जो नीड है, अपने कस्टमर की जो जरूरत है ना फाइनेंशियल सर्विसेज की, वो यहां पर एक ही छत के नीचे कस्टमर की सारी फाइनेंशियल सर्विसेज की जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाए, उसको फुलफिल करने के लिए जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है रिटेल बैंकिंग में वो भी यहां पर बैंक ब्रांचेस के थ्रू कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है। तो और एक एक्स्ट्रा इनकम का जो सोर्स है वो बैंक के लिए यहां पर एड ऑन हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर द बैंक्स टू ऑफर थर्ड पार्टी सर्विसेज। तो यहां पर ये क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में है, तो कोई 3 चीजें बिल्कुल सही है, कोई एक है जो यहां पर रॉन्ग है। जो यहां पर थर्ड पार्टी जो सर्विसेज हैं वो बैंक की तरफ से ऑफर की जा रही है, उसके पीछे कौन सा इनमें से रीजन नहीं है ना। अगर मैं बात करूं इनमें से कौन सा है जो उसका रीजन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कहता है बैंक्स आर प्रोहिबिटेड टू ऑफर सर्टेन सर्विसेज ऑन देयर ओन ड्यू टू रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस। बी कहता है इट इंप्रूव द फी बेस्ड इनकम ऑफ द बैंक्स। सी कहता है बैंक्स वांट टू शिफ्ट देयर कोर ऑपरेशंस टू थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। एंड डी ऑफरिंग दीज सर्विसेज कवर द एंटायर नीड स्पेक्ट्रम ऑफ द कस्टमर। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, इसमें हम सी के ऊपर टिक कर देंगे, है ना। जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो बैंक्स वांट टू शिफ्ट देयर कोर ऑपरेशंस टू थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर है ना जो बैंक है, बैंक क्या करना चाहते हैं, बैंक वांट टू शिफ्ट, है ना, बैंक क्या करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं यहां पर किसको, अपनी जो कोर ऑपरेशंस हैं, है ना, बैंक के जो अपने कोर ऑपरेशंस हैं टू थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो कोर ऑपरेशंस है उनको थर्ड पार्टी जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी तरफ यहां पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जो बात है वो यहां पर गलत है ना। बैंक ऐसा नहीं है कि अपने सारे के सारे जो कोर ऑपरेशंस हैं उनको थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में शिफ्ट कर रही है। हाँ, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कोर ऑपरेशंस को हटा दें उन्हें थर्ड पार्टी प्रोडक्ट ही बेचेंगे, ये बात गलत है। यहाँ पर ए सही है, बी सही है और डी सही है ना, लेकिन ये यहां पर रॉन्ग है। तो वही फाइंड आउट करना था कि कौन सा इसमें रॉन्ग है, कौन सा गलत है यहाँ पर। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, यहां पर ये क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ आर बैंक्स परमिटेड टू ऑफर सर्विस सच एज इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स, है ना। अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो बैंक्स यहां पर कैसे परमिटेड हैं, हाउ आर बैंक्स, है ना, हाउ आर बैंक्स परमिटेड टू ऑफर सर्विसेज सच एज इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स। तो बैंक्स की तरफ से इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स जो सर्विसेज हैं वो कस्टमर को ऑफर की जा रही हैं। तो इसके लिए बाय प्रोड्यूसिंग दी सर्विसेज देमसेल्फ, है ना, बैंक कैसे ये कस्टमर को ये सर्विसेज यहां पर डिलीवर कर रहे हैं, कैसे ये सर्विसेज कस्टमर को मिल रही है ना। चारों में से किसके ऊपर टिक करें, तो इसमें बैंक यहां पर थर्ड पार्टी जो प्रोडक्ट हैं, जो इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड सर्विसेज हैं, यहां पर बैंक एज ए कॉर्पोरेट एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। और जो कॉर्पोरेट एजेंट के तौर पर जब बैंक काम कर रहा है तो बैंक को यहां पर कमीशन अमाउंट मिलती है। तो ऐसे केस में जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, इनको बेचने में, इनको सेल करने में बैंक के लिए कोई भी यहां पर रिस्क नहीं है, किसी भी रिस्क में पार्टिसिपेट नहीं करना। तो बैंक के लिए यहां पर जो रिस्क फ्री इनकम है वो जनरेट हो जाती है इन सब चीजों से। तो बैंक को ये एक बड़ा बेनिफिट है, बैंक को ये एक बड़ा फायदा है यहां पर। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल बैंकिंग एज ए बिजनेस मॉडल। तो यहां पर जब बिजनेस मॉडल में रिटेल बैंकिंग के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पर, तो यहां पर भी हमारे पास में 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास में। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है रिटेल बैंकिंग एज ए बिजनेस मॉडल को लेकर, तो भाई यहां पर बिल्डिंग ए लार्ज कस्टमर बेस, है ना, एक यहां पर बड़ा कस्टमर बेस, एक लार्ज जो कस्टमर बेस है उसको यहां पर बिल्ड करे, उसको तैयार करे, ठीक है। एंड इसके साथ साथ ऑफरिंग टारगेट प्रोडक्ट टू देम, है ना, जो टारगेट प्रोडक्ट है वो कस्टमर को ऑफर किया जाए, टारगेट प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड किया जाए यहां पर।
तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है यहां पर, व्हाई डू बैंक्स ऑप्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। तो बैंक यहां पर जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना क्यों ऑप्ट करते हैं, है ना। बैंक की तरफ से थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को सेल करना क्यों ऑप्ट किया जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। सो दैट बैंक का ऑपरेशनल रिस्क यहां पर रिड्यूस हो सके, टू टेक एडवांटेज ऑफ द एक्सक्लूसिविटी ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, सी टू यूटिलाइज देयर लार्ज ब्रांच नेटवर्क फॉर ऑगमेंटिंग फी बेस्ड इनकम, डी कहता है टू बिकम डोमिनेंट प्लेयर इन द इंश्योरेंस सेक्टर। इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर टिक करें, तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी के ऊपर टिक करेंगे, टू यूटिलाइज देयर लार्ज ब्रांच नेटवर्क फॉर ऑगमेंटिंग फी बेस्ड इनकम। तो बैंक्स का बहुत बड़ा जो ब्रांच नेटवर्क है, लार्ज ब्रांच नेटवर्क है बैंक का, तो बैंक उसका यहां पर इस्तेमाल करना चाहता है, यूज करना चाहता है, सो दैट बैंक के पास में एक फी बेस्ड जो इनकम है वो यहां पर जनरेट हो, बैंक के पास में फी बेस्ड इनकम जनरेट हो। और जब बैंक के पास में फी बेस्ड इनकम जनरेट होगी तो वो एक रिस्क फ्री इनकम बैंक के लिए रहती है यहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट अदर देन बैंकिंग प्रोडक्ट बाय द बैंक्स, है ना। अगर आप यहां पर देखोगे जो टर्म है वो कौन सी टर्म यहां पर डिस्क्राइब हो रही है, कौन सी वो टर्म है जिसको यहां पर डिस्क्राइब किया जा रहा है, किस चीज के लिए, जिस टर्म को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहां पर किस चीज के लिए, कि कॉन्सेप्ट सेलिंग प्रोडक्ट अदर देन बैंकिंग प्रोडक्ट बाय द बैंक्स। तो बैंक यहां पर अपने बैंकिंग प्रोडक्ट के साथ साथ जो अदर प्रोडक्ट हैं उनको भी सेल कर रहा है, उनको भी यहां पर बेच रहा है। और बैंक की तरफ से जब ये अदर प्रोडक्ट यहां पर सेल किए जा रहे हैं, बैंक की तरफ से जब अदर प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, तो उसमें कौन सा ऑप्शन, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस सेलिंग बोले, क्रॉस बैंकिंग बोलेंगे, मिक्स सेलिंग कहेंगे, पैरा बैंकिंग कहेंगे, डुअल फंक्शन बैंकिंग कहेंगे, किस नाम से इसको जाना जाएगा यहां पर, है ना, किस नाम से जाना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे यहां पर पैरा बैंकिंग के नाम से जाना जाता है ना, दिस इज नोन एज पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज। इनको यहां पर पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज के नाम से जाना जाता है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहां पर, एंड क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है यहां पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो इसमें व्हाट इज ए म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड से आप क्या समझते हैं, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड का मीनिंग क्या है यहां पर, म्यूचुअल फंड का मीनिंग क्या है, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करोगे, कैसे इसके बारे में बताओगे। तो भाई यहां पर जो म्यूचुअल फंड क्या है उसको किस नाम से जाना जाएगा यहां पर, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इट इज एन एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, बी ए लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट विद प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट्स, एंड आंसर हो जाएगा हमारा सी, है ना। ये क्या है यहां पर, ये एक फॉर्म ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट है जिसमें पब्लिक से जो एक मनी है, म्यूचुअल फंड्स हाउस, जो म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं उसमें होती है वहां पर एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है म्यूचुअल फंड हाउस में। तो वो क्या करती है, बहुत सारे इन्वेस्टर से मनी को पूल करती है, मनी को कलेक्ट करके लाती है, ठीक है, और फिर उसको यहां पर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देती है, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, बॉन्ड्स में, गोल्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट करती है विद ए शेयर्ड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव यहां पर। तो ये म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव होता है यहां पर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पोर्टफोलियो ऑफ ए म्यूचुअल फंड। अगर मैं यहां पर म्यूचुअल फंड की बात करूं तो इनमें से कौन सा है जो बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करेगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है कंबाइंड सेविंग ऑफ ऑल द इन्वेस्टर इन द म्यूचुअल फंड, बी कहता है फिजिकल ऑफिस लोकेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड, सी कहता है टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर इन द म्यूचुअल फंड, एंड डी कहता है कंबाइंड होल्डिंग द म्यूचुअल फंड ओन्स इंक्लूडिंग स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज। इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर टिक करें। तो भाई यहां पर जब हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो यहां पर कंबाइंड होल्डिंग होती है, जो भी म्यूचुअल फंड ओनर्स होते हैं, है ना, या म्यूचुअल फंड यूनिट्स होल्डर होते हैं, तो जो स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, अदर सिक्योरिटीज में, उनके पास में यहां पर कंबाइंड होल्डिंग या कंबाइंड ओनरशिप होती है म्यूचुअल फंड यूनिट्स की फॉर्म में।
क्वेश्चन नंबर 12, एक क्वेश्चन और देख लीजिए यहां पर। ये क्वेश्चन क्या कहता है, हु आर द इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड रेफर्ड टू एज। अगर हम म्यूचुअल फंड्स में किसकी इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर को किस नाम से जाना जाता है म्यूचुअल फंड्स में? तो इन्हें शेयर होल्डर बोलते हैं, इनको बॉन्ड होल्डर बोलते हैं, यूनिट होल्डर बोलते हैं, स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में जो इश्यू होती हैं वो क्या जारी होती हैं, यूनिट्स इश्यू होती हैं। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके पास जो होल्डिंग आएगी वो किसकी आएगी, यूनिट्स की आएगी। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप क्या कहलाएंगे, आप कहलाएंगे यहां पर यूनिट होल्डर्स। तो आपको यूनिट होल्डर्स के नाम से जाना जाएगा। सी के ऊपर टिक करेंगे। तो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है, आप मेरे साथ में अपना स्कोर शेयर कर दीजिए। ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स अडल्ट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। RBWM रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, इसकी हम लगातार आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लगातार तैयारी करा रहे हैं। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सबसे लास्ट पेपर होता है GIB का, और GIB के एग्जाम आपका होने वाला है मई 2024 में। रजिस्ट्रेशन मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे। और हमेशा मैं आप सभी को बोलते हुए आ रहा हूं लगातार कि अपना जो टारगेट है वो 60+ मार्क्स बना के चलो कि RBWM रिटेल बैंकिंग में हमें कम से कम 60+ स्कोर करना ही करना है। ओके, एक टॉपिक हमने क्लास में डिस्कस किया था और इस टॉपिक का नाम है डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट, है ना। इस टॉपिक के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था एंड इसके हमने कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी बात कर ली है। कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर हमारा पूरा डिस्कशन हो चुका है एंड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका मैं पार्ट 1 पहले ही कंप्लीट करा चुका हूं। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस जो वीडियो है उसमें पार्ट 1 आप देख लीजिएगा। एंड यूनिट नंबर 12 है RBWM का पार्ट 2, जिसका नाम है डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को लाइक करके जरूर रख लीजिएगा, है ना। जो क्लास है उसमें लाइव बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर लीजिएगा सो दैट सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएं। अगर आपको आज से ही अपनी RBWM की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आज से ही अपनी RBWM की जो तैयारी है शुरू करनी है, तो इसके लिए आप GIB का जो महापैक है ना, GIB का महापैक आप सभी के लिए अवेलेबल है। GIB के महापैक 2.0 में एनरोलमेंट कर लीजिए। अगर इसमें आप एनरोलमेंट करेंगे तो आज से ही आपकी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले RBWM रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में मॉड्यूल बी में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर आया है और ये क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डज द कस्टमर एनालिटिक्स सॉल्यूशन असिस्ट बैंक्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, है ना। अगर आप देखोगे जो कस्टमर एनालिटिक्स सॉल्यूशन है वो यहां पर बैंक में जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कैसे हेल्प करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यहां पर कैसे काम आते हैं। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए कहता है यहां पर बाय लिमिटिंग द इंफॉर्मेशन टू ओनली मल्टी डायमेंशनल रिपोर्टिंग, एंड ऑप्शन नंबर बी कहता है बाय फोर्सिंग द बैंक्स टू यूज ए वन साइज फिट्स ऑल मॉडल फॉर ऑल द कस्टमर, एंड सी कहता है इट ऑफर्स द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द बैंक टू सेलेक्ट specific customer analytics functions relevant throughout the customer life cycle stages, and D कहता है by only focusing on the acquisition stage of the customer life cycle। इनमें से हम कहां पर टिक करें, तो ऑप्शन नंबर A, B, C, है ना, ये 4 ऑप्शन हमारे पास में है। इनमें से किसके ऊपर टिक किया जाए सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले। तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर है वो होगा C के ऊपर टिक करेंगे। जब हम कस्टमर एनालिटिक्स सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये बैंक्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है यहां पर, है ना। जो भी कस्टमर स्पेसिफिक जो कस्टमर अगर यहां पर बैंक क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है स्पेसिफिक कस्टमर एनालिटिक्स, है ना, जो जिसमें यहां पर कस्टमर जो लाइफ साइकिल स्टेज है उसमें अगर हमें एज के अकॉर्डिंग, है ना, अगर हम किसके एज के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जेंडर के अकॉर्डिंग बात करते हैं यहां पर, या इनकम लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम कस्टमर को एनालाइज करना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो वो जो डिसीजन है बैंक यहां पर ले सकता है। तो जो कस्टमर एनालिटिक्स है वो बहुत जरूरी हो जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैंक। तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है यहां पर, अगर क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, व्हाट आर द प्राइमरी आउटकम्स फॉर रिटेल बैंक्स when they focus their banking activities based on the findings from CRM system analysis, है ना। जब हम यहां पर किसकी बात करते हैं कि भाई जो प्राइमरी आउटकम्स है वो क्या है यहां पर, व्हाट आर द प्राइमरी आउटकम्स,
जब रिटेल बैंक्स की बात करते हैं, रिटेल बैंकिंग है ना, जो रिटेल बैंक्स हैं उनकी यहां पर बात की जाती है। जब हम रिटेल बैंक की बात करते हैं तो प्राइमरी आउटकम्स क्या है यहां पर, जब किसके ऊपर फोकस करते हैं, बैंकिंग एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग फ्रॉम सीआरएम सिस्टम एनालिसिस। सीआरएम क्या है, सीआरएम होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स भी इनका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, जहां पर कस्टमर का जो डेटा है वो रहता है और कस्टमर के प्रोफाइल को हम देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, कस्टमर का जो प्रोफाइल है उसको यहां पर चेक किया जा सकता है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो वी हैव 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन हमारे पास में हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है स्ट्रीमलाइनिंग इंटरनल बैंक ऑपरेशंस ओनली, बी कहता है इंक्रीज एम्फेसिस सोनली ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंड सी कहता है यहां पर एनहांस कस्टमर वैल्यू, जो कस्टमर वैल्यू है वो एनहांस होती है, इंक्रीज कन्वर्जन एंड रिटेंशन रेट्स एंड एनहांस प्रॉफिटेबिलिटी। उसके साथ साथ अगर आप डी के ऊपर टिक करेंगे, शिफ्टिंग फोकस एंटायरली टू ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म विदाउट कंसीडरिंग अदर फेसेस। अगर हम लोग बात करते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें अगर आप देखोगे जब सीआरएम सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, सीआरएम सिस्टम का भी एनालिसिस में इस्तेमाल होता है, कौन से कस्टमर को हमें कौन सा प्रोडक्ट यहां पर रिकमेंड करना है, कौन से प्रोडक्ट कौन से कस्टमर के लिए सुटेबल रहेगा यहां पर, तो सीआरएम हमें बहुत अच्छे से बताता है। और कस्टमर की जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से ही रहती है अगर हमारे पास में सीआरएम बहुत अच्छा है। तो एनहांस कस्टमर वैल्यू, इंक्रीज कन्वर्जन एंड रिटेंशन रेट, इससे कस्टमर की जो वैल्यू है, कस्टमर को जो प्राइस पे करता है उस प्राइस में उसको ज्यादा वैल्यू मिलती है यहां पर, ठीक है। एंड जो भी लीड्स जनरेट होती है उनका कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, कस्टमर का रिटेंशन रेट्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है, कस्टमर लंबे समय तक बैंक के साथ में बना रहता है, और इससे यहां पर जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी एनहांस होती है, बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इससे यहां पर इंक्रीज होती है। तो इसमें हम किसके ऊपर, इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल्स इज नॉट मेंशन एज द की मॉड्यूल टू हेल्प बैंक्स परफॉर्म एनालिटिक्स इन दी, है ना, परफॉर्म एनालिटिक्स। ये छोड़ दो यहां से, जो हमने पैराग्राफ है वो हटा दिया, यहां से पैराग्राफ को रिमूव किया है, ठीक है। तो पैराग्राफ हमने यहां से रिमूव कर दिया क्योंकि जगह कम थी। तो यहां तक इसको पढ़िए, इस क्वेश्चन को, है ना, यहां तक इस क्वेश्चन को पढ़िए कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग जो मॉड्यूल है दैट इज नॉट मेंशन एज की मॉड्यूल टू हेल्प बैंक परफॉर्म एनालिटिक्स। ऑप्शन नंबर ए कहता है कस्टमर फीडबैक कलेक्शन हो जाएगा, बी कहता है क्रॉस सेल एंड प्रोडक्ट होल्डिंग एनालिसिस हो जाएगा, एट्रिशन एंड लॉयल्टी एनालिसिस हो जाएगा, या डी ट्रांजैक्शन बिहेवियर एनालिसिस हो जाएगा। इनमें से कौन सा है, किसके ऊपर हम लोग टिक करें? तो भाई यहां पर जो कस्टमर फीडबैक कलेक्शन है ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। कस्टमर फीडबैक कलेक्शन इज ये जो मॉड्यूल है दैट इज नॉट मेंशन एज ए की मॉड्यूल टू हेल्प परफॉर्म एनालिटिक्स। अदरवाइज यहां पर जब हम बैंक में, है ना, बैंक में यहां पर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उसमें जो हेल्प करता है, यहां पर जो सहायता करेगा उसमें एक तो क्रॉस सेल और जो प्रोडक्ट होल्डिंग जो एनालिसिस है उसको उसमें हेल्प करेगा, लॉयल्टी एनालिसिस, एट्रिशन एनालिसिस, ट्रांजैक्शन बिहेवियर एनालिसिस, ठीक है। इन तीनों चीजों में यहां पर काम आएगा, लेकिन कस्टमर फीडबैक कलेक्शन इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इट, है ना, ये इसका पार्ट यहां पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डज द एनालिटिक्स सॉल्यूशन प्राइमरी प्रोवाइड टू बैंक्स इन टर्म ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप। जब हम यहां पर कस्टमर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो कस्टमर रिलेशनशिप के केस में इनमें से कौन सा है, जब हम एनालिटिक्स सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा यहां पर व्हाट डज द एनालिटिक्स सॉल्यूशन प्राइमरी प्रोवाइड टू बैंक्स इन टर्म ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप। तो एनालिटिक्स सॉल्यूशन यहां पर क्या प्रोवाइड करता है जब हम कस्टमर रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो इनमें से किसके ऊपर टिक करें? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ये सोनली फोकस करता है इंप्रूविंग इंटरनल बैंक प्रोसेस को, ये ओनली हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स विदाउट एनी एक्शनेबल इनसाइट, एंड सी कहता है, सी ही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा इस क्वेश्चन को लेकर। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड ए रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, ठीक है। ये एक इस तरह का जो फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड करता है, इस तरह का एक यहां पर स्ट्रक्चर बनाता है जिससे हम यहां पर अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से समझ सकें, है ना, हम अपने कस्टमर को यहां पर अच्छे से समझ सकें, एंड अपने कस्टमर को हम डिफरेंशिएटेड जो एक्सपीरियंस है वो फैसिलिटेट कर सकें। जब कोई भी कस्टमर हमारे साथ में कनेक्ट होगा, हमारे साथ में जुड़ेगा,
तो उसे यहां पर एक अलग लेवल पर अल्टीमेट एक्सपीरियंस मिल सके। एंड इसके साथ साथ एंड एनकंपासेस एंड टू एंड एनालिटिक अक्रॉस द कस्टमर रिलेशनशिप लाइफ टाइम। जो यहां पर कस्टमर रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर हम किसकी बात करते हैं, जो एंड टू एंड एनालिटिक्स है अक्रॉस द कस्टमर रिलेशनशिप, जो लाइफ साइकिल है वो इसमें यहां पर प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर इसमें फोकस किया जाता है। तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर द एडवांसमेंट ऑफ एनालिटिक सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ डिप्लॉयमेंट एंड इंटीग्रेशन, है ना। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बेस्ट तरीके से डिफाइन करेगी या मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शंस होगा यहां पर जब हम किसकी बात करते हैं, एडवांटेज ऑफ एनालिटिक सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ डिप्लॉयमेंट एंड इंटीग्रेशन। जब डिप्लॉयमेंट और इंटीग्रेशन की बात आती है तो उसमें इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल फॉर इंप्लीमेंटेशंस। बी कहता है द सॉल्यूशन कैन ओनली बी डिप्लॉयड आफ्टर रिप्लेसिंग ऑल द एग्जिस्टिंग रिपोर्टिंग एंड मॉडलिंग टूल्स। सी कहता है कस्टमर एनालिटिक्स सॉल्यूशन रिक्वायर ए मैसिव अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। एंड डी कहता है द टेक्नोलॉजी जो एग्नोस्टिक सॉल्यूशन है कैन बी इंटीग्रेटेड विद द बैंक्स करंट रिपोर्टिंग एंड मॉडलिंग टूल्स विद द मिनिमल कस्टमाइजेशंस एफर्ट्स, है ना। इनमें से कौन सा है, तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। जो भी हमारी जो टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक सॉल्यूशन है, ठीक है, वो यहां पर इंटीग्रेट करते हैं बैंक्स के जो करंट रिपोर्टिंग एंड मॉडलिंग टूल्स हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि चाहे ब्रांच लेवल पर बात करें, आरओ जेडो लेवल पर बात करें या हेड ऑफिस लेवल पर बात करते हैं, तो बहुत सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो जनरेट होती हैं, है ना। बहुत सारे जो मॉडल्स हैं वो तैयार किए जाते हैं जिनको बोलते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग, है ना। फाइनेंशियल मॉडल्स तैयार किए जाते हैं, तो इस तरह के रिपोर्टिंग एंड जो मॉडलिंग टूल्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो ये जो एनालिटिक सॉल्यूशंस हैं ये उनके साथ में इंटीग्रेट हो जाता है, ये उसके साथ में लिंक हो जाता है यहां पर, सो दैट जो बहुत सारे जो प्रोसेस हैं उनको ऑटोमेट किया जा सके। अगर कोई रिपोर्ट जनरेट कर रही है, अगर कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है तो ऑटोमेटिक बेसिस पर वो इंफॉर्मेशन पास हो जाए। जो कस्टमाइजेशन एफर्ट्स हैं, जो कस्टमाइज करना पड़ता है, मैनुअल जो चीजें करनी पड़ती हैं, उनको यहां पर मिनिमाइज किया जा सके, उनको कम से कम कर सके। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर डी के ऊपर टिक करेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यहां पर हमने जो आईडीआरबीटी है उसको लेकर बात की थी। आईडीआरबीटी का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, है ना। ये इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने यहां पर एस्टेब्लिश किया। तो व्हाट लेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईडीआरबीटी, ठीक है। जो आईडीआरबीटी के एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड इनमें से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा यहां पर ऑप्शन है जो एक्यूरेटली इसको डिफाइन करेगा। तो भाई यहां पर इसके लिए आरबीआई की तरफ से एक कमिटी सेटअप की गई थी, है ना। आरबीआई ने एक कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था और ये कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1994 में। 1994 में ये कमिटी बनी थी यहां पर, और उसके 2 साल के बाद ही यहां पर आईडीआरबीटी को एस्टेब्लिश कर दिया था। ये जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वो किस लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, सो दैट इंडिया में जो पेमेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड किया जा सके, है ना, उसको और हाई लेवल पर उसको और एनहांस किया जा सके यहां पर। एंड इसकी जो रिपोर्ट्स हैं, इन इट्स रिपोर्ट एम्फसाइज द नीड फॉर एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्पेसिफिक बैंकिंग सेक्टर। जो यहां पर बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, उसमें रिसर्च करे, यहां पर इनोवेशन करें, है ना। जो आईटी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, यहां पर रिसर्च किया जाए, उससे रिलेटेड डेवलपमेंट किया जाए। तो इसके लिए यहां पर आईडीआरबीटी को सेटअप किया गया। और आईडीआरबीटी कहां पर, हैदराबाद बेस्ड ऑर्गेनाइज, है ना। ये कहां पर, हैदराबाद में स्टैब्लिश रहे हैं, हैदराबाद में इसको सेटअप किया गया है। तो इसमें हम किसके ऊपर, ए के ऊपर टिक करेंगे। ए हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हाउ हैव द टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंट्रोड्यूस्ड बाय आईडीआरबीटी इंपैक्टेड द इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। अगर आप देखोगे जो टेक्नोलॉजी सर्विसेज हैं उनको यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा, आईडीआरबीटी ने उनको इंट्रोड्यूस किया। एंड इट इज इंपैक्टेड द इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। इसने जो इंडियन बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत बड़े लेवल पर इंपैक्ट किया। और जो आज के समय में आप देख रहे हो, इंडिया बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी में इतने हाई लेवल पर यहां पर चीजें अपग्रेड हो चुकी हैं, तो उसके पीछे आईडीआरबीटी का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कहता है दे वियर इंट्रोड्यूस बट नॉट यूटिलाइज बाय एनी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बी कहता है दे प्लेड ए मिनिमम रोल एंड हैड नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम।
सी कहता है दीज सर्विसेज हैव बिकम द फाउंडेशन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द सेक्टर and enhancing its efficiency and playing a crucial role in advancing the electronic payment system। इनमें से किसके ऊपर टिक किया जाए? तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम किसके ऊपर, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। ये जो सर्विसेज यहां पर जिसमें आईडीआरबीटी ने बड़े लेवल पर काम किया है, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी, है ना। ये बैंकिंग सेक्टर में आईटी को इंप्लीमेंट करने के पीछे आईडीआरबीटी का बहुत बड़ा हाथ है यहां पर। इसी ने यहां पर जो एफिशिएंसी है, ठीक है, उसको एनहांस किया, है ना। इसकी जो एफिशिएंसी उसको यहां पर बहुत बड़े लेवल पर उसमें इंप्रूवमेंट किया, और उसके साथ साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इंडिया में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जो आज के समय में आप देख रहे हैं क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन करके पेमेंट हो जा रहा है। और यहां पर अगर आप देखोगे वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो क्रिएट होता है उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो आप देखते थे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, कस्टमर का नाम, है ना, ब्रांच का एड्रेस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी पेमेंट करने के लिए। और आज के समय में ओनली मोबाइल नंबर बताइए, आधार नंबर बताइए, ठीक है, अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बता दो, है ना, इन सब से पेमेंट हो जाती है ना। जो सिस्टम है तुरंत यहां पर आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये किसका नाम है, और नाम को भी वेरीफाई कर देगा कि आपने ये जो यहां पर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डाला है जो, ठीक है, इस नाम ये इस नाम से है ना, जिस कस्टमर का ये है उसका ये नाम है यहां पर, तो नाम भी आप मैच कर सकते हैं। और अगर आप गलत पुट करोगे तो बोल देगा ये सही नहीं है यहां पर, तो उसके रियल टाइम बेसिस पर उसका वेरिफिकेशन हो जाता है। तो इसमें हम किसके ऊपर, इसमें सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में, और क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। इसमें यहां पर एनएफएस के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? एनएफएस है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। व्हाई डिड द इंस्टीट्यूट हैंड ओवर द एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, है ना। यहां पर जो आईडीआरबीटी है उसने एनएफएस को हैंडओवर कर दिया, किसको? ये इसने हैंडओवर कर दिया था एनपीसीआई को, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दे दिया, और बोला कि हमने ये डेवलप कर दिया, सब बना दिया, अब आप इसको देखिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है टू रिडायरेक्ट फोकस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन द बैंकिंग। बी कहता है ड्यू टू फाइनेंशियल constraints faced by the institute। सी कहता है as mandated by the government of consolidated payment infrastructure। डी कहता है to align with international banking standards। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें? तो भाई यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? इसमें हम ए के ऊपर टिक कर देंगे, टू रीडायरेक्ट फोकस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन दी बैंकिंग, ठीक है। इसने जो इसमें काम हुआ है वो किस लिए काम हुआ है? सो दैट यहां पर जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है एंड रिसर्च इन दी बैंकिंग है उसके ऊपर फोकस किया जा सके, उसको रीडायरेक्ट कर सके यहां पर। और जो इंडिया में एटीएम्स का जो पूरा का पूरा नेटवर्क है उसको यहां पर आपस में कनेक्ट किया जा सके, है ना। आप देखते हैं ना, कस्टमर किसी भी बैंक से बिलोंग करता है, वो किसी भी बैंक के एटीएम से जाकर कैश विड्रॉल कर सकता है और अदर जो सर्विसेज है वो एटीएम के थ्रू ले सकता है। वो किसकी वजह से? एनएफएस की वजह से वो पॉसिबल है यहां पर। चलिए बढ़ते हम लोग आज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट वाज द प्राइमरी रिकमेंडेशन ऑफ द एक्सटर्नल एक्सपर्ट कमिटी EERC हेडेड बाय डॉक्टर सी रंगराजन। डॉक्टर सी रंगराजन की तरफ से यहां पर प्राइमरी रिकमेंडेशंस क्या थी? जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट रिव्यू कमिटी को यहां पर सेटअप किया गया था, इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी? तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि इंस्टीट्यूट शुड एक्सपेंड जो अपनी सर्विसेज है ऑफरिंग टू इंटरनेशनल बैंक्स एंड टू फंक्शन एज ए premier entity in research and development, institute needs to diverse its services functions। and C कहता है institute should partner with the global tech companies, या जो IRDBT है, ठीक है, IDR जो BT है should merge with the another technological institution to strengthen the its capacities। तो यहां पर जो IDRBT है ना, उसको मर्ज करने की बात तो बिल्कुल नहीं हुई, है ना। मर्ज करने के तो कहीं भी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इसको यहां पर बोला गया है कि टू फंक्शन एज ए प्रीमियर एंटिटी, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें प्रीमियर एंटिटी के ऊपर काम करे। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो सिर्फ यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर रहेगा, है ना। एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जो यहां पर सर्विस फंक्शंस के ऊपर काम करे, डिजिटल बैंकिंग के ऊपर काम करे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम करे, ठीक है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें यहां पर। उसमें इस कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशन आई जिसको डॉक्टर सी रंगराजन जी यहां पर हेड कर रहे थे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? हु टुक ओवर द मेजर सर्विसेज लाइक इन्फीनेट, SFMS एंड
आईबीसीसी फ्रॉम आईडीआरबीटी। तो जो आईडीआरबीटी है उसने यहां पर इन्फिनेट एसएफएमएस या आईबीसीसी ये किसको हैंडओवर कर दिया? इन्फिनेट इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, एसएफएमएस स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, और आईबीसीसी एक यहां पर इंडियन बैंकिंग में एक क्लाउड कंप्यूटिंग कम्युनिटी जो क्लाउड है ना, कम्युनिटी जो क्लाउड सिस्टम है यहां पर, ये किसको हैंडओवर कर दिया? तो ये हमने क्लास में बात की थी कि भाई ये किसको, इफ्टास को हैंडओवर कर दिया गया। और इफ्टास का पूरा जो 100% स्टेक है वो किसके पास है? आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो जो इफ्टास है दैट इज द 100% सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की पूरी 100% सब्सिडरी है ये। तो इसमें हम किसके ऊपर? सी के ऊपर टिक करेंगे। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये 10 क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना सो दैट सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएं। फ्यूचर में है ना, जब भी एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना बैठे हुए